नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हाल ही फिलहाल में एक विषय चर्चा पर रहा। कुछ संत हैं हमारे, एक जैसे प्रेमानंद जी महाराज और दूसरे अनिरुद्धाचार्य जी। उन्होंने महिलाओं को लेकर कुछ टिप्पणियां करी, जिसके चलते समाज दो ध्रुवों में बंट गया। एक पक्ष तो वो रहा जो उनके पक्ष में खड़ा, एक तो ये है, दूसरा जो है दूसरा उनके विपक्ष में। तो समाज दो ध्रुवों में दरअसल बंट गया। एक पक्ष वो है जो ये मानता है कि नहीं, उन्होंने जो कहा वो चीज़ें सही कहीं और चीज़ें ऐसी हो रही हैं, और दूसरा वो पक्ष है जो ये मानता है कि नहीं, उन्हें इस तरह से नहीं कहना चाहिए, उन्होंने जो भी कहा वो गलत है। तो दो दो ध्रुवों में समाज दरअसल बंट गया है। तो हम इसी विषय को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप यूपीएससी के स्टूडेंट भी हैं, तो उस लिहाज से भी हम विषय को समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा, एक आम नागरिक होने के नाते मेरा मानना है कि आपकी थोड़ी सी विषयों को लेकर समझ एक व्यापक होनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं कि एक पक्ष पूरा इधर खड़ा हुआ है और एक पक्ष पूरा इधर खड़ा हुआ है। क्यों? दरअसल हम समझते हैं इसको। क्या होता है ना कि सोचने के कुछ पैटर्न्स होते हैं, कुछ स्टाइल होते हैं, कुछ थिंकिंग के कुछ पैटर्न्स होते हैं, जिसमें से पहला पैटर्न है जिसको हम कह लें डाइकॉटमी। क्या कहेंगे हम? डाइकॉटमी। ये एक थिंकिंग स्टाइल है। इसको कुछ लोग ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग भी बोलते हैं, कुछ इसको बाइनरी ब्रेन या बाइनरी थिंकिंग भी बोलते हैं। क्या अर्थ हुआ है उसका? दरअसल ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग या आप डाइकॉटमी कह लीजिए या बाइनरी ब्रेन थिंकिंग, ये होती है कि हम ना किसी विषय को लेकर दो उसमें सोचते हैं, ब्लैक एंड वाइट में। या तो कोई व्यक्ति अच्छा है या कोई व्यक्ति बुरा है, या तो कोई बात अच्छी है या तो कोई बात बुरी है। दूसरा जो सोचने का तरीका है वो क्या है? वो है, दूसरा जो तरीका मैं बात करना चाह रहा हूँ वो कॉन्टिन्यूम है। दूसरी जो सोचने की अप्रोच है वो कॉन्टिन्यूम है। इसी को कुछ लोग बोल देते हैं ग्रेडियंट थिंकिंग, या कुछ लोग बोल देते हैं ग्रे शेड्स ऑफ ब्रेन। ये क्या होता है कि इनका मानना है कि दरअसल कोई विषय पूरी तरह से अच्छा या पूरी तरह से बुरा नहीं होता, कोई बात पूरी तरह से सत्य या पूरी तरह से असत्य नहीं होती, वो बीच में दरअसल कहीं एग्जिस्ट करती है। तो ये इनका मानना है कॉन्टिन्यूम अप्रोच, जो कॉन्टिन्यूम थिंकिंग है वो। अब दोनों का फायदा क्या है? देखिए, दोनों के अपने फायदे हैं। जैसे कॉन्टिन्यूम का हम देख लें, डाइकॉटमी का हम देख लें। डाइकॉटमी का क्या फायदा है? इसका फायदा ये है कि कोई भी निर्णय हो वो हम जल्दी ले लेते हैं, निर्णय लेने में विलंब नहीं होता है। देखिए, दरअसल हमारा ब्रेन है ना, ब्रेन एक प्रिंसिपल पर काम करता है, और वो है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बचानी है। तो कहीं ना कहीं ये थिंकिंग उसके लिए ज़्यादा आसान होती है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, ज़्यादा चिक नहीं रहती है, कि हम क्लियर हैं कि हमें ये डिसीजन है, ये चीज़ अच्छी है और ये चीज़ बुरी है, और हम इसी आधार पर कोई निर्णय ले लेंगे। लेकिन दिक्कत इसमें कहाँ आती है? दिक्कत इसमें ये आती है कि पूरी क्लियरिटी नहीं होती किसी भी विषय को लेकर, एक व्यापक समझ का अभाव रहता है। जो थिंकिंग डाइकॉटमी होती है, इसमें दरअसल सब यही, इसकी जो सबसे बड़ी मेन समस्या है वो समस्या यही है कि इस तरह का थिंकिंग पैटर्न जिस भी व्यक्ति का है, डाइकॉटमी का, वो चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट में सोचेगा, या तो चीज़ें अच्छी होंगी या चीज़ें बुरी होंगी। और इसके चलते होगा क्या? उस विषय को, जिस भी विषय पर वो सोच रहा, पूरी तरह से उस विषय को एक प्रॉपर एक हेलीकॉप्टर अप्रोच जिसे आप कह लीजिए, वो उसके अंदर नहीं डेवलप होगी। व्यापकता में विषय को वो समझ नहीं पाएगा। हाँ, हालांकि निर्णय लेने में ये थिंकिंग ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा आसान तरीका है। दूसरा जो मामला है वो है कॉन्टिन्यूम। कॉन्टिन्यूम दरअसल किसी विषय को ग्रे में देखता है मामला, कि ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ सिर्फ अच्छी है या सिर्फ बुरी। उनका मानना है कि कोई व्यक्ति अच्छा और बुरा इन दोनों का मिश्रण है। तो जब ये थिंकिंग क्या करती है, इसका जो सबसे बड़ा फायदा यही है, ये किसी भी विषय को या किसी व्यक्ति के बारे में जब आप इस तरह से सोचेंगे तो एक व्यापक अप्रोच लेके उसके बारे में चलेंगे, उसके बारे में एक व्यापक समझ लेकर आप चलेंगे। और लेकिन इसकी अपनी एक दिक्कत है। दिक्कत ये क्या है कि निर्णय, डिसीजन लेने में टाइम टेकिंग है, क्योंकि आप कई एंगल से, कई पर्सपेक्टिव से किसी विषय को सोचेंगे, तब जाके फिर किसी निर्णय पर, या एक कंफ्यूजन की स्थिति हमेशा बनी ही रहेगी। तो क्लियरिटी थोड़ी सी कम और डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा दिक्कत। क्यों? क्योंकि एक ज़्यादा व्यापक समझ वाली बात यहाँ पे होती है, थोड़ा ज़्यादा श्रम साध्य है, थोड़ा ज़्यादा समय देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग पर्सपेक्टिव से उस विषय को कनेक्ट करना पड़ता है और उसे देखना पड़ता है। जैसे इसे हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं बात को, तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी डाइकॉटमी और कॉन्टिन्यूम को, है ना। एक उदाहरण से हम समझ लेते हैं तो बात ज़्यादा आसान हो जाएगी। जैसे मान लीजिए एक प्रेमी और प्रेमिका है, ठीक, और कोई बात हो जाए। जैसे पहले हम डाइकॉटमी में लेते हैं, मान लीजिए प्रेमिका का जन्मदिन है
और प्रेमी भूल गया। और जब भूल गया तो उसने अब क्या किया, अब ये डाइकोटमी थिंकिंग देखिए, अब मैं जो बताना चाह रहा हूं, उसने किया क्या, उसने किया ये कि ये मेरा बर्थडे भूल गया, अतः ये मुझसे प्यार नहीं करता। क्यों? क्योंकि जब मेरे बर्थडे जैसी जरूरी महत्वपूर्ण डेट ये भूल सकता है तो इसका मतलब इसका मुझ में इंटरेस्ट है नहीं, ये मुझ पे उतना फोकस नहीं, या मुझ पे इतना ध्यान नहीं कि इसके जीवन में मेरा क्या महत्व है। इससे ये बात पता चलती है और कहीं ना कहीं बात खत्म हो जाती है कि नहीं, बात खत्म हो, रिश्ता खत्म। ये मामला हुआ। कॉन्टिन्यूम में जो मामला है, यहां भी मान लीजिए प्रेमी भूल गया बर्थ डेट भूल गया, लेकिन ये जो थिंकिंग वो क्या है कि ठीक है, बहुत से काम होते हैं, बहुत सी परेशानियां होती, व्यक्ति का दिमाग 50 जगह चलता है, और सिर्फ एक मेरी डेट भूल गया बर्थडे की, इसके चलते मैं ये नहीं मान लूंगी या मैं ये नहीं मान लूंगा कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, क्योंकि वो देखने के और बहुत से तरीके, मैं आगे देखूंगी उसका किस तरह से बिहेवियर और कई चीजों को लेके, तब मैं डिसीजन, सिर्फ ये एक आखिरी मुद्दा नहीं होगा, ये एक निर्णय, एक डिसीजन पॉइंट नहीं होगा मेरे लिए कि वो मेरा डेट ऑफ बर्थ भूल गया है या भूल गई है। तो ये दोनों के अपने फायदे हैं। अब इस विषय को हम इस पर कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट क्या करते हैं, मान लीजिए बाबा जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो भी उन्होंने कहा बातें कि लड़कियां हैं और उनके 3-3 4-4 अफेयर होते हैं और ये सारी चीजें लेके उन्होंने जो कहा, इसको लेके समाज दो वर्गों में बढ़ गया। दो वर्गों में क्या बढ़ गया, एक वर्ग मानता है कि नहीं, उन्होंने जो भी कही बात सही कही, और दूसरा मानता है कि नहीं, जो कहा उन्होंने गलत कहा। क्या थिंकिंग आपको दिख रहा है, डाइकोटमी कि आप दो ध्रुवों में बट गए, लेकिन चीजें कहीं बीच में एग्जिस्ट करती, चीजें कहीं बीच में एग्जिस्ट करती हैं, ना पूरी तरह से ये सही है ना पूरी तरह से ये गलत है। दोनों देखिए, दोनों चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, तब चीजें हमें ज्यादा आसान तरीके से समझ में आएंगी। तो अब इस पर हम सोच लेते हैं, बात कर लेते हैं। देखिए मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि मान लीजिए एक शब्द है रिलेशनशिप, या हिंदी में इसके लिए आप कह लीजिए क्या शब्द, हिंदी में संबंध। अब जो संबंध है ये अपने आप में एक व्यापक शब्द है, जिसको आप कह लीजिए एक तरह के, मार्विन मिन्स्की ने इस तरह के शब्दों के लिए एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया था। वो बोलते थे कि कोई ये जो वर्ड अपने आप में बहुआयामी अर्थ लिए हुए है, उसको वो सूटकेस वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूटकेस वर्ड। सूटकेस का क्या काम है, एक सूटकेस अपने अंदर कई तरह की चीजें, कपड़े वपड़े सब रखे, जब आप शॉप वो ट्रैवलिंग करने जाते हैं तो कई सारी चीजें उसमें, जूते रख लेंगे, मंजन, ब्रश और सारी चीजें, क्रीम व्रीम पाउडर, जो भी आपको अपना अपना रखना है। तो ये उसी तरह का एक सूटकेस वर्ड है। सो संबंध जब आप बात करते हैं तो किसका इसका संबंध, जैसे मित्र का संबंध है ना। अब इसमें भी भारतीय समाज में एक बड़ी दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि हम अक्सर ये मान के चल लेते हैं कि मित्र का जब संबंध होगा ना तो लड़का मित्र होंगे और लड़कियां आपस में मित्र होंगे। भारतीय समाज की जो एक और बड़ी समस्या है वो यही है। वो क्या है, वो ये मानते ही नहीं है, वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाते कि एक लड़का और लड़की भी कभी दोस्त हो सकते। जबकि इसी समाज का एक उदाहरण है, अगर हम जाएं तो कृष्ण और द्रौपदी इनके बीच का कैसा संबंध था। ये मित्र और मित्र का ही तो संबंध है, लेकिन कभी हमारे समाज ने इस चीज को मान्यता नहीं दी। उनका मानना रहा है, अक्सर समय से चला आ रहा है कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। इस एक दर्शन के चलते उन्होंने एक लड़का और एक लड़की को आपस में अलग कर दिया। और देखा होगा आपने कि एक समय पर ऐसा था कि लड़के और लड़कियों के स्कूल ही अलग होते थे। इससे दिक्कत क्या हुई, इससे दिक्कत ये हुई कि आपस में उनका संवाद ही बंद हो गया, एक कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो गया। और जब आपस में उनका कम्युनिकेशन गैप बना, संवाद खत्म हुआ, तो एक दूसरे को लेकर जो समझ विकसित होनी थी वो समझ कभी विकसित हो ही नहीं पाई। और जब एक दूसरे को लेकर जो समझ विकसित होनी थी वो विकसित नहीं हुई, तो एक दूसरे को लेकर भावनात्मक या एम्पैथी जिसे आप कह लें, वो कभी एक दूसरे को लेकर डेवलप हुई नहीं। क्यों? क्योंकि एक दूसरे की क्या सुख दुख है, क्या थिंकिंग पैटर्न है, क्या इमोशनल स्टेट है, वो कभी वो समझ ही नहीं पाए। इस चक्कर में हमेशा ये चीज एक रिश्तों में बड़ी प्रॉब्लम लाती है। क्यों? क्योंकि हमने एक दर्शन माना था कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, हमने उन्हें अलग कर दिया, उनके बीच का संवाद बंद कर दिया। और फिर हम कहते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस जैसी घटनाएं और ये घटनाएं क्यों होती। फिर हम कहते हैं कि महिलाओं को सम्मान उस स्तर पर क्यों नहीं दिया जा रहा। उसका एक बड़ा कारण कहीं ना कहीं ये दर्शन भी है कि हम ये मानकर चल देते हैं कि एक लड़का और एक लड़की कभी आपस में मित्र नहीं हो सकते। लेकिन चीजें अब बदल रही हैं, अब विकास, हम समाज, देखिए समाज धीरे धीरे इवॉल्व ही करता है। समाज है ना,
धीरे धीरे इवॉल्व करता है, समाज धीरे धीरे अब आगे बढ़ता है और धीरे धीरे समाज आगे बढ़ रहा है। आज वो थिंकिंग नहीं है, आज हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा किस तरह का संबंध हो सकता है? पिता पुत्री, माता पुत्री, पिता पुत्र, इस तरह के कई संबंध। इन्हीं में से जो एक संबंध है उसको हम इसी में मान लीजिए रख लीजिए, इन्हीं में से जो एक संबंध है उसको आप कह लीजिए या तो प्रेमी प्रेमिका का, और दूसरा इसी में से पति पत्नी का। ये संबंध है। इन दोनों संबंधों की अनिवार्यता, प्रेम तो है ही, बाकी संबंधों में भी प्रेम है। इनमें एक चीज हो जाती है कि यौन क्रिया शामिल हो जाती है, सेक्सुअल कम्युनिकेशन या सेक्सुअल अटैचमेंट, वो सारी चीजें शामिल होती है जब एक प्रेमी प्रेमिका और एक पति पत्नी की बात चलती है। तो अब ये समझते हैं, अब डिबेट जो है यहाँ इस संबंध को लेके है, क्या? प्रेमी और प्रेमिका को लेके ये डिबेट है। अब डिबेट क्या है? डिबेट देखिए दो चीजों को लेके। पहली डिबेट क्या है? पहली डिबेट ये है कि एक लड़का हो या लड़की, उसको शादी से पहले सेक्स करने की अनुमति दी जाए या न दी जाए, या उसे ये अनुमति है या नहीं है, या उसका सेक्स का शादी से पहले सेक्स करना उनका उचित है या सही है या गलत है या नहीं। तो पहला मुद्दा तो ये हो गया। दूसरा मुद्दा ये हो गया कि कितने, जो बात वो चली ना कि उनके चार चार और जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया वो उस पर हम नहीं जाएंगे, वो आपने सुन रखे होंगे कि कितने, जिसको आप जेनजी की लैंग्वेज में आप कह लीजिए कि बॉडी काउंट, वो उनका कितना है। तो कुल मिला के डिबेट ये है। इसी में आपका लिव इन वाला मामला आ जाता है कि जब शादी से पहले करने देना है या नहीं करने देना है, तो इसी में लिव इन वाला मुद्दा आ जाता है जिस पे बहस चल रही है। तो डिबेट केवल कुल मिला के डिबेट इन दो मुद्दों की है। संबंध में वो भी प्रेमी प्रेमिका का संबंध, और उसमें बात सिर्फ इतनी है कि शादी से पहले उन्हें यौन क्रिया स्थापित करनी है या नहीं करनी है, और कितनी अनुमति होनी चाहिए, जिसमें से आपके मुद्दे आ जाते हैं पॉलीगैमी, मोनोगामी, ये सारी चीजें, हम उसको देख लेंगे चीजों को। कुल मिला के डिबेट यही, और ये आज कोई नई डिबेट नहीं है, ये अक्सर होती रहती है और हर समय इस पर बातें होती रहती, समय समय पर इस पर कोई न कोई चर्चा करता ही रहता है, और आगे भी समय समय पर इस पर टिप्पणियां होती ही रहेंगी। तो मेरा मानना यह है कि इस पर ठीक से एक बार बात कर ली जाए, समझ तो लिया है दरअसल विषय है क्या। सिर्फ अभी क्या हो रहा है, मैंने डिबेट्स को फॉलो किया, मैंने जितनी भी डिबेट्स देखी उसमें दिक्कत ये थी कि हवा में सबकी बातें हो रही। एक पक्ष जो पक्ष में खड़ा हुआ है, एक वर्ग है जो विपक्ष में खड़ा हुआ है, और उनके अपने अपने तर्क हैं। तो मैं थोड़ा समझ रहा हूँ, इसको थोड़ा सा सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा एंथ्रोपोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं, और इसको थोड़ा साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं, इसको न्यूरोसाइंस के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं। इन सारे पर्सपेक्टिव से देखकर एक समझ डेवलप करते हैं। और दूसरा मैं जो करूंगा, मैं सिर्फ इस मुद्दे पर डिस्कस करूंगा, मैं अपना कोई कंक्लूजन नहीं देने वाला। क्यों? क्योंकि मेरा मानना है कि जब आप किसी विषय पर एक शिक्षक के रूप में अगर आप कोई विषय पढ़ा रहे हैं, इस तरह के विषय जो ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड हो, और उन पर अगर आप अपनी कोई एक कंक्लूजन अगर आप देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप सामने वाले को सोचने समझने से रोक देते हैं। अगर मान लीजिए डिबेट क्या थी, डिबेट ये थी कि लिव इन में रहना सही है या गलत है, या कितने लोगों के साथ अफेयर होना चाहिए, ये इसका, और इस पर मैं जाके एक कंक्लूजन आपको दे दूं कि ये होना चाहिए। आपको भी एक जवाब बना बनाया मिल गया, आप भी संतुष्ट हो गए, काम खत्म हो गया। लेकिन ये सही तरीका है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे ही मैंने आपको जवाब दे दिया, मैंने आपको एक कंक्लूजन दे दिया, आप सोचना बंद कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपको जवाब मिल चुका है, आपके ब्रेन की क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी। मैं चाह रहा हूं कि हम सिर्फ मुद्दे को समझें कि मुद्दा क्या है, विषय क्या है, और उसके पीछे उसके बैकग्राउंड क्या है, उसकी साइंस क्या है उसके पीछे की, उसको समझ लें। और उसके बाद ये मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, क्या उससे कंक्लूजन आप निकालते हैं। ठीक, तो इतना हमने समझ लिया। अब हम सब्जेक्ट को या मुद्दे इशू को समझें, उससे पहले मुझे लगता है कुछ शब्दों को समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी। उनमें से पहला जो शब्द है, एक शब्द है सेक्स और दूसरा है जेंडर, है ना। ये दो शब्द हैं। क्या है? एक है सेक्स, दूसरा है जेंडर। क्या डिफरेंस है इन दोनों में, क्या अंतर है? अगर देखा जाए तो इनमें क्या अंतर दिया जाएगा। देखिए, सेक्स दरअसल ना मेरी बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है।
मेरी नेचुरल आइडेंटिटी है, मैं बायोलॉजिकल रूप से क्या हूं, वो जो नेचर ने डिसाइड किया है। और इसी में से आपके लिंग वगैरह आ जाते हैं कि किसी का, और आप इंटरनली खुद को लेके क्या फील करते हो, वो सारी चीजें इस पर आ जाती हैं। ये मेरी आइडेंटिटी हो गई, वो आइडेंटिटी जो नेचर ने मेरी आइडेंटिटी मुझे दी है। दूसरा आ गया मामला जेंडर का। इसमें क्या होगा, इसमें मेरी वो पहचान, मेरी वो डेफिनेशन, या किसी भी पुरुष या स्त्री की वो डेफिनेशन जो सोसाइटी ने दी है। तो जेंडर दरअसल एक सोशो कल्चरल डेफिनेशन ऑफ अ मेल और फीमेल हो जाएगा। तो जेंडर दरअसल क्या है, एक समाज ने, संस्कृति ने जो मेरी परिभाषा दी है, समाज और संस्कृति ने एक स्त्री पुरुष की जो पहचान दी है, जो परिभाषा दी है, वो जेंडर के अंतर्गत आ जाती है। जैसे मान लीजिए मैं एक पुरुष हूं, तो पुरुष होते ही मेरा सबसे पहला धर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि मर्द होना। एक मूवी आपने देखी होगी, मर्द ही थी, उसमें उस बच्चे के सीने पे चाकू से मर्द अर्द लिख दिया जाता है और बच्चा हंस रहा होता है। अब ये समाज की देन है। और उसके बाद जब मर्द मैं हो गया, क्योंकि ये मेरी परिभाषा समाज ने दे दी, और जैसे ही कोई मर्द हो गया, तो मर्द होते ही तो दो चीजें उससे तुरंत उम्मीद करी जाएंगी। क्या? पहला, मर्द कभी डरता नहीं, और दूसरा, मर्द को कभी क्या नहीं होता, दर्द नहीं होता। ये सारी जो मेरी पहचान है, ये किसने दी है? ये सारी पुरुषों की जो पहचान है, ये किसने दी है? इस जेंडर ने, ये समाज ने दी है। अब इसके चलते देखिए, दर्द दो तरह के हो सकते हैं। एक तो आपका फिजिकल पेन है, मान लीजिए कुछ आपके लग गया, कुछ चीजें हो गई, चोट कोई भी लग सकती है, दर्द हो रहा है बहुत सारा, क्यों नहीं होगा मर्द को दर्द। दूसरा, साइकोलॉजिकल पेन, ये क्योंकि इसके चलते पता क्या होता है, अब इससे होता ये है कि जैसे ही समाज में, पुरुषों की अब ये परिभाषा दे देते हैं जेंडर के थ्रू कि एक मर्द, उसको कभी दर्द नहीं होता और उस मर्द को कभी डर नहीं लगता, उसके चलते वो खुद के अंदर जो उसके दर्द हैं, जो खुद की उसकी साइकोलॉजिकल पेन है, बहुत कुछ है जो लोगों से कहना चाहता है, बहुत कुछ है जो बताना चाहता है, रोना चाहता है, वो सारी चीजें वो कर ही नहीं पाता। और इसके चलते क्या होता है, अपनी बात कभी किसी से कह ही नहीं पाता। तो इसके चलते दो चीजें होती हैं, ना तो कभी उसका इमोशनल डेवलपमेंट अच्छे से होता है वो चीजों को, और दूसरा, वो कभी अपनी बातें किसी दूसरे से कह नहीं पाता। इसके चलते वो धीरे धीरे लोगों से अकेला होता चला जाता है और कटता चला जाता है और अंदर ही अंदर घुटता चला जाता है। ये चीजें, ये किसने दिया? सोसाइटी ने, जेंडर के थ्रू ये सारी चीजें हो गई मर्द होते। अब जैसे ही कोई जेंडर है पुरुष की, उसने परिभाषा दे दी, तो पहला क्या हो गया उसका, मर्द हो गया। अब दूसरा, चूंकि ये पुरुष है, जेंडर ने, अब घर की जो दाना पानी है, जो रोजी रोटी का काम है, ये सारा यही भाई साहब देखेंगे। क्या? रोजी रोटी, ये भी कौन देखेगा? यही देखेंगे, पुरुष। क्यों? क्योंकि ये डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन जो सोसाइटी ने हमें दी है। एक पुरुष होने के मायने क्या है? पहला मायना ये है, दूसरा मायना ये, जो दो बड़े मायने मैं आपको बता रहा हूं। अब इसी में मान लीजिए दूसरा हम ले लें, जेंडर में ही मान लीजिए हम दूसरा ले लें, वो क्या ले लें? फीमेल्स का ले लें, महिलाओं का ले लें। उनकी क्या परिभाषा है, किस तरह से? तो देखिए, सबसे पहले जो परिभाषा क्या है, पहली ही परिभाषा कि एक स्त्री का धर्म है अपने परिवार को एक साथ लेकर चलना, एक स्त्री का धर्म है अपने पति की सेवा करना। ये पहला धर्म माना जाता है। पहला क्या धर्म है उसका? सेवा। और इसके चलते एक बड़ी अच्छी बुक है, नैन्सी कोडोरो ने लिखी, आप कभी भी जरूर उसको पढ़िएगा। नैन्सी कोडोरो दरअसल सिगमंड फ्रॉयड और उन सब की वो थी वो, और उन्होंने बुक लिखी मेरे ख्याल से द रिप्रोडक्शन ऑफ विमेन, उसमें बड़ी अच्छी उन्होंने इसकी व्याख्या करी है इन सारी चीज़ों की। कभी भी आपको समय मिले वो जरूर पढ़िएगा। तो पहला जो स्त्री होने का मायने क्या है जेंडर के थ्रू, वो सेवा, पूरे घर की प्राथमिक केयर गिवर वो बन जाती है। एक छोटी बच्ची भी है ना अगर, तो घर में अगर कोई भी डोमेस्टिक वर्क है, वो सारे कहीं ना कहीं उसी के जिम्मे हैं, और उसकी अपनी कुछ जिम्मेदारियां, कुछ बाउंड्रीज तय कर दी जाती हैं। और दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा आप तो बहुत सारे हो सकते हैं, आप तो देख ही सकते हैं कि क्या स्त्रियां घर से बाहर जा सकती हैं। जैसे आप लोग लड़के जाते हैं कहाँ, यूं ही। एक मैंने बड़ी अच्छी पुस्तक पढ़ी थी, आपको पढ़नी चाहिए, अनुराधा बेनीवाल जी की है, और वो एक ट्रैवलर हैं, उन्होंने चेस भी खेलती हैं। उन्होंने बुक लिखी, हर एक लड़की को मेरे ख्याल से पढ़नी जरूर चाहिए वो पुस्तक, वो है आज़ादी मेरा ब्रांड। उन्होंने बताया कि मैं उस दिन आज़ाद मानूंगी लड़कियों को जिस दिन वो बस यूं ही घर से बाहर निकल देंगी। आप देखिए, कभी भी लड़कियां जब भी घर से बाहर निकलती हैं ना, तो
कोई ना कोई काम ही होगा, बिना किसी काम के वो कभी बाहर निकली ही नहीं। वो सिर्फ इसलिए नहीं, लड़के बस यूं ही जा रहे हैं टाइम पास करने, थोड़ा सा चाय पी लेते चल के, यार कहाँ हो चाय पीने चलते हैं, ये लड़कों का है। तो ये लड़कियां क्यों नहीं कर सकती, ये जेंडर ने तय कर दिया। तो मोटा मोटा मैं समझाना जो आपको चाह रहा था, वो चाह रहा था कि सेक्स और जेंडर इन दोनों के बीच का अंतर क्या हो सकता है, उसको थोड़ा समझ लीजिए। दूसरा जो शब्द यहां एक इसी में चलता है वो है, ताकि हम डिबेट को अच्छे से समझ सके, पूरी डिबेट को, इसके लिए शब्द ये समझना बहुत जरूरी है। दूसरा जो शब्द है वो है मोनोगेमी। क्या शब्द है? मोनोगेमी। अब ये क्या हुआ, दरअसल मोनोगेमी का अर्थ हुआ कि कोई भी स्त्री या पुरुष, उसके कितने पार्टनर हैं उसके आधार पर ये सारे शब्द दिए जाते हैं। तो मोनोगेमी में कोई भी जीवन भर किसी भी व्यक्ति का एक ही पार्टनर होगा। क्या होगा? पार्टनर एक ही होगा, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनके पार्टनर एक ही पार्टनर होगा और पूरा जीवन उस एक पार्टनर के साथ ही उन्हें बिताना है। अब जैसे इसमें आप उदाहरण के लिए ले लीजिए, हमारे आपके माता पिता का सामान्य उदाहरण, उनका जीवन लगभग ऐसा ही रहा सभी का। तो हमारे और आपके माता पिता अगर इसमें उदाहरण ले लें आप, तो सामान्यता ये मामला, क्योंकि सामान्यता, क्योंकि वहां भी अपवाद पाए जा सकते हैं, वो सारी चीजें अलग की बातें हैं। दूसरा जो शब्द मैं बताना चाहूंगा यहां पर वो है मोनोगेमी हो गया, अब है पॉलीगेमी। पॉलीगेमी दरअसल कि ये वो शब्द है जो बताता है कि किसी भी पुरुष या किसी भी स्त्री के एक से अधिक पार्टनर होंगे, उसको हम पॉलीगेमी बोल देंगे। अब इसमें भी दो आ जाते हैं पार्ट, इसमें जो पहला आ जाता है वो आ जाता है पॉलीजिनी, है ना, और दूसरा आ जाता है, इसमें एक है ये पॉलीजिनी, दूसरा पॉलीएंड्री। इन दोनों का पॉलीजिनी का मतलब है कि एक पुरुष जिसकी एक से ज्यादा पत्नियां हो या पार्टनर हो। जैसे इसमें आप किसका एग्जांपल ले सकते हैं? राजा दशरथ जी, है ना, उनकी 3 पत्नियां थी। और सामान्यतः भी हमें उदाहरण, आप थोड़ा सा बैक जाएंगे अपने दादा और उस पीढ़ी में, तो वहां देखने को बड़े आसानी से आपको इस टाइप के एग्जाम्पल मिल जाएंगे। दूसरा पॉलीएंड्री, इसमें एक महिला जिसके एक से अधिक पति या पार्टनर होते हैं। अब इसके लिए जो एग्जाम्पल हम ले लें, जैसे द्रौपदी, कुछ लोग और भी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एक मारिशा का एग्जाम्पल ही है माइथोलॉजी में, और कई एग्जाम्पल है, लेकिन ये थोड़ा सा द्रौपदी एक एग्जाम्पल ये दिया जाता है। तो पॉलीगेमी वो होते हैं कि जो जिनके एक से अधिक पार्टनर होते हैं। अगला जो हम शब्द देखेंगे वो क्या है? सीरियल मोनोगेमी। सीरियल मोनोगेमी क्या है? ये वो है कि एक समय पर किसी भी स्त्री या पुरुष, उसका पार्टनर एक ही होगा, लेकिन समय के चलते चलते उससे ब्रेकअप हो जाएगा या डाइवोर्स हो जाएगा और उसकी जगह फिर कोई दूसरा आ जाएगा। तो सीरियल मोनोगेमी में एक समय पर पार्टनर तो एक ही होगा, लेकिन वो पूरे लाइफ टाइम नहीं होगा, पूरे जीवन भर के लिए नहीं होगा। एक समय के बाद उससे ब्रेकअप हो जाएगा या डाइवोर्स हो जाएगा और फिर हम दूसरा पार्टनर हमारा आ जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या आप ले लें, एग्जाम्पल तो अपने आसपास देखते रहते हैं, सलमान भाई, है ना, सलमान भाई, समय समय पर उनकी प्रेमिकाएं रही हैं और समय समय पर वो बदलती भी रही हैं। तो ये सीरियल मोनोगेमी का एग्जाम्पल है ना, सीरियल मोनोगेमी। उसके बाद एक शब्द जो और चलता है, जिस पे हम थोड़ा सा डिस्कस उसको भी कर लें, वो है कोहैबिटेशन। कोहैबिटेशन का मतलब है, कोहैबिटेशन मतलब ये आपका लिव इन रिलेशनशिप, कि दो लोगों का एक साथ रहना। ये जो लिव इन वाला मामला है आपका यहां आ जाएगा, लिव इन रिलेशनशिप, ये कोहैबिटेशन में आपका आ जाएगा कि दो लोग एक साथ रह रहे हैं। लिव इन का सीधा सा मतलब है कि दो लोग एक साथ रह रहे हैं और बिना शादी के, शादी अर्थात समाज दो, तो इसको हम थोड़ा सा बाद में समझेंगे। अच्छा चलिए पहले हम शब्द को ही समझ लेते हैं कि दो लोग एक साथ रह रहे हैं वो बिना शादी के। फिर एक वर्ड जो आप समझ लीजिए, ये हो गया आपका पॉलीगेमी हो गया, मोनोगेमी हो गया, सीरियल मोनोगेमी हो गया। अब एक शब्द आपका आ जाएगा सेलिबेसी। ये सारे शब्द हम समझ लेंगे ताकि विषय को बड़ी आसानी से समझा जाए। सेलिबेसी, इसके लिए हिंदी में जो शब्द है वो है ब्रह्मचर्य। क्या शब्द है? ब्रह्मचर्य, कि कोई व्यक्ति संपूर्ण जीवन अपना
किसी भी तरह का यौन संबंध या किसी भी स्त्री या पुरुष से संबंध कोई नहीं रखेगा, तो उस तरह का व्यक्ति ब्रह्मचारी कहलाता है। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल आप ले लीजिए भीष्म का एग्जाम्पल वो सेलिबेसी का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली थी। वो अलग कहानी है, अभी उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे नहीं समझेंगे। दूसरा एक शब्द और जो आप देख लीजिए, सेलिबेसी आपने देख लिया, एक शब्द और आप देख लीजिए, इंसेल। इंसेल मतलब इनवॉलेंट्री सेलिबेसी। ये क्या होता है? दरअसल सेलिबेसी ये है कि ब्रह्मचर्य का मतलब कि यौन क्रिया से या यौन संबंध से दूर रहेंगे जीवन भर। ये भी यौन संबंध से जीवन भर दूर रहते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि ये ऐच्छिक रूप से नहीं है, अनैच्छिक रूप से। ये चाहते तो है करना, लेकिन ये कर नहीं पा रहे, या इनको मिल नहीं पा रहा ऐसा कुछ चीजें ये जो ये करना चाहते हैं, तो वो इनवॉलेंट्री सेलिबेसी में आ जाएगा। अब जैसे इसके चलते होता क्या है, इसके चलते वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक बात बैठने लगती है कि ये इनकी जो ये स्थिति, इसके पीछे का जो बड़ा कारण है वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ वो लड़कियां हैं इस चक्कर में। और फिर धीरे धीरे महिला समाज से ये आजकल एक शब्द आपने सुना होगा, इंसेल कल्चर आपने एक वर्ड सुना होगा। एक दरअसल वेब सीरीज अभी आई थी नेटफ्लिक्स में, बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहे, एडोलेसेंस। उसमें एक 13 वर्ष का बच्चा रहता है, मेरे ख्याल से जिमी उसका शायद नाम रहता है। तो सुबह सुबह 6 बजे ही अमेरिकन वो पुलिस वहां पर उसको गिरफ्तार कर लेती है, और उसके ऊपर इल्जाम ये होता है कि उसने अपनी ही क्लास की एक बच्ची को एक चाकू से मारकर उसकी हत्या कर दी। फिर उसमें इन्वेस्टिगेशन होती है, बच्चा शुरुआत में उसको डिनाई करता है कि नहीं उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन जब धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन होती है तो बात के सामने निकल कर आती है कि नहीं, वो खून उस बच्चे ने ही किया है। फिर केस क्लोज हो जाता है। लेकिन जो पुलिस ऑफिसर होते हैं उनको दिमाग में आता है कि एक 13 साल का बच्चा, इस 13 साल के बच्चे ने एक बच्ची का खून कर दिया, क्यों? और जब बात क्यों पे आती है कि उसने ऐसा क्यों किया, व्हाई, तब उनकी इन्वेस्टिगेशन फिर और जारी होती है। फिर उनके स्कूल में जाते हैं और फिर उन्हें चीजें पता चलती हैं। तो वहां पे इंसेल कल्चर जैसा ये सारा कंसेप्ट उनको समझ में आता है कि दरअसल होता क्या है, उस बच्चे को जो चीजें उसे चाहिए थी, उसको अपने सेक्सुअल डिजायर को सेटिस्फाई करना था, बट वो ऐसा कर नहीं पा रहा। और इसके चलते चलते वो कुछ ऐसी वेबसाइट में गया और जहां भी बाकी चीजें गया, और ग्रुप के थ्रू उसके अंदर ये बात बैठा दी गई कि उसकी इस स्थिति के जिम्मेदार कहीं ना कहीं लड़कियां हैं। और आजकल हम देख रहे हैं साइबर बुलिंग का एक जो बड़ा मुद्दा हम हमेशा अक्सर देखते रहते हैं, उसके पीछे का एक बड़ा कारण ये कहीं ना कहीं इंसेल कल्चर भी है। तो ये भी एक मुद्दा है। वेब सीरीज आप वो जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी वेब सीरीज है, आपको देखनी चाहिए। फिर उसमें रेड पिल और ये सारे कंसेप्ट हैं, खैर उस पर अभी हम नहीं जाएंगे। तो ये इतने सारे शब्द थे जो हमने समझ लिया। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। अब बात को आगे क्या बढ़ाते हैं कि मुद्दा क्या था? मुद्दा हमारा जो था 2 चीजों को लेकर था। पहला था लिव इन, है ना, और दूसरा मुद्दा क्या था? दूसरा मुद्दा था कि एक व्यक्ति के कितने अफेयर हो सकते हैं, मल्टीपल अफेयर कह लीजिए या बॉडी काउंट कह लीजिए, एक से ज्यादा बॉडी काउंट, है ना। 2 मुद्दे थे, पहला लिव इन का मुद्दा और दूसरा किसी भी स्त्री हो या पुरुष हो उसके कितने बॉडी काउंट हो सकते हैं, जो जनजी की लैंग्वेज में कितने अफेयर हो सकते हैं उसके, एक या एक से ज्यादा। मुद्दा ये है। अब इसको हम थोड़ा सा बाद में समझेंगे, पहले हम यही वाला समझ लेते हैं कि एक व्यक्ति के एक से ज्यादा अफेयर होना सही बात है या गलत बात है, ये उचित है या अनुचित है। इस पर हम नहीं जाएंगे उचित है या अनुचित, हम जाएंगे जिस बात पर, इसके पीछे की साइंस पे, उसके पीछे की साइकोलॉजी पर। ये निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूं कि क्या उचित है क्या अनुचित है, ये आप डिसाइड करो। तो पहला मुद्दा ये आ गया। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, ये हमने शब्द समझा मोनोगैमिस्ट है या पॉलीगैमिस्ट है। मोनोगैमिस्ट मतलब अर्थात उसका सिर्फ एक ही पार्टनर है जीवन भर, या उसके कई पार्टनर होते रहते हैं। तो जो मोनोगैमी की, पहले मोनोगैमी की डिबेट समझ लेते हैं, है ना, जो उसके पीछे की बैकिंग है उसको समझते हैं मोनोगैमी। इसके पीछे की बैकिंग समझ लेते हैं। दरअसल अगर मैं पूछूं कि आप क्या हो या मैं क्या हूं, तो आप क्या जवाब दोगे? मैं कोई आध्यात्मिक जवाब की उम्मीद आपसे नहीं कर रहा हूं, या ना मैं भी कोई आध्यात्मिक जवाब देने जा रहा हूं कि हम चेतना है और ये सारी चीजें, वो फिलॉसफी अध्यात्म का विषय है, उस पर अभी हम यहां पर नहीं जाएंगे। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप क्या हो? क्या ये हाथ हूं मैं, ये बॉडी हूं मैं, क्या हूं? इसको पीछे चलते चलते चलेंगे तो एक शब्द आएगा डीएनए और जीन। तो दरअसल मैं क्या हूं? जीन हूं। जीन मीन्स
जीन मतलब मोटा मोटा भी यहां पर हम समझ लीजिए, जो एक तरह की इंफॉर्मेशन, जीन का मतलब अभी मोटा मोटा, उस पर डिबेट, उस पर हम डीप पर नहीं जाएंगे, सिर्फ मोटा सा इतना मतलब कि जीन का सीधा अर्थ हुआ है इंफॉर्मेशन, सूचना। किस तरह की सूचना? कि मेरा ये शरीर किस तरह से डेवलप होगा, मेरे इस शरीर की क्या क्या फीचर्स होंगे, क्या क्या क्वालिटीज होंगी, नाक मेरी कैसी होगी, आवाज मेरी कैसी होगी, मेरी बॉडी का जो पूरा मैकेनिज्म है वो अंदर का सारा कुछ कैसा होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन, मेरी बॉडी बनेगी कैसे, मेरी बॉडी काम कैसे करेगी, सारी एक एक छोटी छोटी माइनर से माइनर डिटेल, वो सारी की सारी डिटेल, वो डिटेल को जेनेटिक जीन्स या इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन आप जीन्स में आप कह लीजिए। तो ये मामला हुआ, समझे। अब एक बुक है, तो बड़ी अच्छी बुक है, रिचर्ड डॉकिंस, द सेल्फिश जीन्स, द सेल्फिश जीन, ये आप कभी भी पढ़िएगा, द सेल्फिश जीन बाय रिचर्ड डॉकिंस। आप थोड़ा सा ये जीन्स ईन्स वाला मामला ये समझना कभी चाहते हैं तो जरूर पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी पुस्तक है और पढ़ना ही चाहिए। हम लोग बहुत कम पढ़ते हैं और इसी वजह से हम इधर उधर के मुद्दों पर बहुत ज़्यादा भटकते रहते हैं, जो हमारे वास्तविक मुद्दे होते हैं उनसे हम दूर होते चल जाते हैं। इसका एक बड़ा कारण है कि हम पढ़ते नहीं हैं, और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। इसको हम जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतनी जल्दी विश्व गुरु बनने की तरफ आगे बढ़ेंगे, नहीं तो ठीक है, फिर कल्पनाओं में तो विश्व गुरु हम बन ही रहे हैं, वो खैर अलग मुद्दा हो गया। तो ये वाला मामला हो गया। अब इस जीन का सिर्फ एक काम है, और वो काम ये है कि खुद को बचाए रखना, खुद का सर्वाइवल। इस जीन का सिर्फ और सिर्फ एक गोल है, और वो गोल ये है कि इसको खुद को बचा कर रखना, और इसी में वो कई सारी चीजें डेवलप करता है। क्या चीजें डेवलप करता है? जैसे जीन का जो मुख्य गोल है वो क्या है? वो है, जीन का गोल क्या है? सर्वाइवल। सर्वाइवल, ये इसका मुख्य गोल है जीन का, कि खुद को हमें सर्वाइव करना है भाई, किसी भी हालत में हो जाए हमें सर्वाइव करना है तो करना है। अब इसके चलते वो क्या करेगा? ट्रेट से डेवलप करेगा, वो मैकेनिज्म सारे डेवलप करेंगे, और वो सारे मैकेनिज्म का सिर्फ और सिर्फ एक काम होगा, वो क्या होगा? खुद को सर्वाइव करना। जैसे उन्हीं में से एक वो क्या तरीका अपनाएगा? हंगर। मान लीजिए मेरी बॉडी है, उस बॉडी में सारा जीन जो भी है उसको खुद को सर्वाइव करना, खुद को बचा कर रखना। अगर ये बॉडी खत्म हो जाए, तब ये बॉडी खत्म हुई, जीन गया काम से, अब उसको खुद को बचाना है, तब क्या करेगा? वो हंगर जैसी व्यवस्था का निर्माण करेगा। क्यों? क्योंकि इस बॉडी को सर्वाइव करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए हमें भूख लगनी भी तो चाहिए ना। जब भूख लगेगी तब मैं खाना खाऊंगा। तो भूख जैसा कंसेप्ट, हंगर जैसा कंसेप्ट, हंगर जैसी ट्रेट उसने डेवलप करी। और क्या उसने डेवलप किया सर्वाइवल के लिए? ही पेन, ये आप कह लीजिए फियर भी उसने डेवलप किया। मान लीजिए क्यों? अब जैसे मैं हूं, मान लीजिए, ये कोई एक व्यक्ति मान लीजिए जंगल में है, ठीक, और सामने से शेर आ गया, चीता आ गया, और उसके अंदर डर की भावना नहीं है, ठीक, और वहां पे उसको देख रहा है कि यार खड़ा है, देख रहा है, समझ रहा है कि है क्या चीजें, और कोई डर जैसा उसके अंदर फीलिंग नहीं है। उतनी देर में वो आया और उसने उसको निपटा दिया, जीन चला गया ना। जीन क्या? खुद को बचाना था, इसलिए। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, ये जो मर्द को डर नहीं लगता, दुनिया में कोई भी ऐसा मर्द नहीं जिसे डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि एक जेनेटिक नीड है। डर, फियर इज अ जेनेटिक नीड, और वो चाहिए ही चाहिए जीन को अपने सर्वाइवल के लिए। तो कोई भी बड़ी लंबी लंबी अगर बातें फेंक रहा कि हमें डर लगता ही नहीं, मर्द को डर और मर्द को दर्द, ये दो चीजें, ये दोनों होती हैं। क्यों? क्योंकि ये एक जेनेटिक नीड है। इसी में आप पेन को शामिल कर लीजिए, है ना। किसी भी तरह का पेन होगा, चाहे वो बायोलॉजिकल हो या साइकोलॉजिकल हो। क्यों? क्योंकि जब पेन अगर जीन डेवलप कर रहा, मान लीजिए कोई चोट है मेरे, ठीक, उसमें कोई पेन है ही नहीं, किसी भी तरह का पेन नहीं, ठीक, यहां से खरोच लग जाता है, उसमें किसी तरह पेन नहीं होता, मैं उसका कोई इलाज नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं एहसास ही नहीं होता। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होगा, उसमें इन्फेक्शन डेवलप होता जाएगा और सारी चीजें होती जाएंगी, और धीरे धीरे चीजें खराब होती जाएंगी, मेरी बॉडी बेकार होती है। इससे क्या होगा? जीन जो कंसेप्ट डेवलप करेगा, पेन का डेवलप कर देगा। जब पेन होगा तो मैं इसका इलाज करूंगा। साइकोलॉजिकल पेन होगा, स्ट्रेस बॉडी जाएगी, कुछ ऐसे हार्मोन डेवलप होंगे। हालांकि स्ट्रेस और उनका एक अपना इमरजेंसी सर्वाइवल ट्रेड है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा कभी। तो फिर मैं उस पेन का इलाज करना चाहूंगा। सारी चीजें हो गई। और क्या डेवलप कर देगा इसी में? इसी तरीके की चीजें, मतलब कि एक तो तरीका उसने अपनाया खुद के सर्वाइवल को लेके, क्या? एक तो इसी बॉडी में सर्वाइव करना है, तो पहले तो इसी बॉडी को बचाना है। दूसरा, अब ये बॉडी मैं कब तक बचा लूंगा, है ना। ये बॉडी मैं कब तक बचा लूंगा भाई, एक ना एक दिन तो खत्म ही होनी, और जैसे ही बॉडी गई जीन खत्म हो गया। अब क्या करें? तो कुछ ऐसा तरीका ढूंढ लेते हैं
जिससे मैं किसी दूसरी बॉडी में चला जाऊं, काम ही खत्म करता हूं, है ना, कि बॉडी ही ना चेंज कर दी जाए, टाइम टाइम पर बॉडियां चेंज करते रहो, खुद का विस्तार करते रहे। तो उसने इसीलिए जो दूसरा मैकेनिज्म अपनाया, पहला मैकेनिज्म उसने इस बॉडी के लिए अपनाया कि इसको बचा के रखना है ताकि खुद का सर्वाइवल हो सके, और दूसरा जो तरीका उसने अपनाया, वो तरीका क्या अपनाया, वो आपका यही सेक्स कह लीजिए, है ना, सेक्स। दूसरा तरीका उसने ये अपनाया, इसके थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन दूसरी बॉडीज में ट्रांसफर करते रहेंगे, और जितने ज्यादा हो जाएगा, जितने ज्यादा बॉडीज हमें मिलेंगी, उतना ज्यादा हम विस्तार करेंगे और वो सारी चीजें होती जाएंगी, और खुद का अब ये समझिए जीन का सर्वाइवल। अब मान लीजिए ये जीन एक बॉडी में जाता है तो उसके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होंगे, या कई बॉडीज में जा रहा है, एक से ज्यादा बॉडीज में जा रहा है, तब उसके सर्वाइवल के चांस ज्यादा होंगे। कब ज्यादा होंगे सर्वाइवल के चांस? जब वो एक से ज्यादा बॉडी में जाएगा, और जब एक से ज्यादा बॉडी में चला जाएगा तो जो वो मामला मोनोगैमी वाला है वो फिर कहीं ना कहीं हट रहा है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति को एक से ज्यादा पार्टनर चाहिए होंगे। क्यों? क्योंकि वो एक जीन को, आप उससे ज्यादा कह लीजिए, ज्यादा सही रहेगा, व्यक्ति ज्यादा पार्टनर चाहिए होंगे ताकि वो खुद के सर्वाइवल को और ज्यादा इंश्योर कर सके कि ज्यादा लंबे समय तक उसका खुद का सर्वाइवल रहेगा। उसके लिए जो तरीका वो अपनाएगा वो सेक्स अपनाएगा, और पॉलीगैमी तरीका अपनाएगा, वहां पे पॉलीगैमिस्ट अप्रोच अपनाएगा, और उसके पीछे का जो रीजन है वो यही है। दूसरा जो मामला है, तो मोनोगैमी नहीं होगा, जो बात मैं ये कह रहा था कि जो मोनोगैमी वाला मामला नहीं होगा। दूसरा क्या तरीका जीन हो सकता है? दूसरा ये देखिए, एक बड़ी अच्छी बुक है, बुक का नाम है सेक्स एट डॉन, सेक्स एट डॉन बाय क्रिस्टोफर रायन करके शायद लेखक का नाम है, सेक्स एट डॉन, क्रिस्टोफर रायन। इन्होंने इसी मुद्दे पर बहुत सारे सेक्स और इन सारी चीज़ों को लेकर मेटिंग स्ट्रेटजीज और ये सारी चीज़ें, मोनोगैमी, पॉलीगैमी, इनफिडिलिटी, फिडिलिटी, इन सब पे बहुत अच्छे तरीके से लिखा। और आपके जो पुराने कंसेप्ट है, पुरानी जो अवधारणाएं हैं, वो कम से कम एक बार झंझोर तो देते ही हैं वो। तो मेरे ख्याल से आपको जरूर इस विषय को अगर थोड़ा और समझना चाहते हैं तो आप जरूर पढ़िए ये बुक, वो बड़ी अच्छी किताब है, ये आपको पढ़नी ही चाहिए समय निकाल कर, जीवन में कभी भी जब भी आपके पास समय हो। तो इस बुक में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो प्राचीन समाज है, सोसाइटी है, हंटर गैदर सोसाइटी जो भी है, वो दरअसल किस प्रिंसिपल पर चलती थी? वो शेयरिंग प्रिंसिपल पर चलती है। वो दरअसल एक ओपन सोसाइटी का कंसेप्ट देते हैं। वो ये ओपन सोसाइटी का कंसेप्ट एक कार्ल पॉपर ने भी दिया था, वो दरअसल पॉलिटिकल साइंस में है। उसको कभी जब हम समझेंगे तो उसको जरूर समझने की कोशिश करेंगे कि उनका ओपन सोसाइटी क्या मतलब था। यहाँ पे जो ओपन सोसाइटी का मतलब है कि जो भी रिसोर्सेज हैं वो सारे आपस में शेयर होंगे, अर्थात फूड, चाइल्ड बेयरिंग, ये सारी चीजें आपस में, चाइल्ड रेयरिंग, ये सारी चीजें आपस में शेयर होंगी, और उसी में सेक्सुअल प्लेजर भी आपस में शेयर होगा। कोई भी किसी के साथ संबंध स्थापित कर सकता है। तो यहां भी कहीं ना कहीं पॉलीगैमी वाला मामला है। तो यहां पे भी हम देख रहे हैं पॉलीगैमी वाला मामला। और उसी में वो बात करते हैं कि जैसे हमारे जो हम ग्रेट एप से निकले हुए हैं, जैसे चिंपैंजी, बोनोबोस, ओरेंगुटेन, गोरिल्ला, और एक मेरे ख्याल से और कोई था, ये जो 5 हैं हम सारे, ये इन सब के एंसेस्टर जो हैं एक ही थे। इनमें से चिंपैंजी और बोनोबोस, इनके साथ हमारा डीएनए मैच करता है, ठीक, लगभग करीब करीब हम इनके ज्यादा करीब हैं। और ये दोनों ही प्रजातियां मेटिंग की जिस स्ट्रैटेजी को अपनाती हैं वो पॉलीगैमी, अर्थात एक से ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर इनके होते हैं। तो एक डिबेट तो ये कह रही कहीं ना कहीं मूलतः प्राकृतिक रूप से मनुष्य पॉलीगैमी होता है। पॉलीगैमी अर्थात कि एक से ज्यादा उसके सेक्सुअल पार्टनर होते हैं, ये अपने आप में इच्छा है। और ये हम देखते भी हैं सामान्यतः समाज में, आज शादियों में हम देख रहे हैं कि रिश्तों में डाइवोर्स हो रहे हैं, सारी चीजें रिश्ते टिक कर नहीं चल रहे हैं, लोगों के शादी में होते हुए भी लोगों के कई अफेयर्स हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये थ्योरी तो उसे सपोर्ट कर रही, और ये थ्योरी बोलती क्या है? इस थ्योरी का ये मानना है कि ये जो अफेयर्स हो रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहे हैं, और शादी से पहले जो भी चीजें सब बाबा जी ने बातचीत करी, ये सारा हो ही इस चक्कर में रहा है। क्यों? क्योंकि बाय नेचुरली हम पॉलीगैमिस्ट हैं। नेचर ने ही, प्रकृति ने ही हमें ऐसा बनाया है कि हम पॉलीगैमिस्ट हैं। दूसरा जो इनके विरोध में आते हैं, बातचीत करते हैं, जैसे उसी में से मैंने एक बुक की बात करी हुई, सेक्स एट डॉन। एक और बड़ी अच्छी बुक है, वो है सेक्स एट डस्क, सेक्स एट डस्क।
ये दरअसल सेक्स एट डॉन के विरोध में है। उनका काउंटर आर्ग्यूमेंट वो जो भी दे रहे हैं उस पर बातचीत है। ये भी बड़ी अच्छी बुक है। आपको अगर इन सारे विषयों पर, इन सब सब्जेक्ट पर आप चीज़ों को और गहराई से समझना चाहते हैं तो बुक आपको पढ़नी चाहिए, अच्छी बुक है। सेक्स एट डस्क ये किताब है। अब हम बात करते हैं मोनोगैमी की। दरअसल एक दो थ्योरी चलती हैं जो इस बात को सपोर्ट करती हैं कि क्यों मोनोगैमी एक नेचुरल है। मोनोगैमी, मुद्दा यही ना कि पॉलीगैमी नेचुरल है या मोनोगैमी नेचुरल है। पॉलीगैमी मींस एक से ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर, मोनोगैमी मींस एक ही सेक्सुअल पार्टनर पूरे जीवन भर। और पॉलीगैमी में हमने देखा उसमें हमारा जो जेनेटिक नीड है, जीन अपने आप को फैलाना चाहता है, जीन खुद का सर्वाइवल चाहता है, उसके चलते वो पॉलीगैमिक स्ट्रैटेजी अपनाता है और कई तरीके वो अपनाता है। इन सारी चीजें हमने उसको देख लिया। दूसरा मोनोगैमी, ये जो इसके लिए जो थेरीज चलती हैं, जो पहली थेरी है वो पेरेंटिंग थेरी है ना, पेरेंटिंग थेरी है, पेरेंटिंग नीड थेरी। ये क्या कहती है? देखिए दरअसल एक बच्चा है ना, जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है किसी भी प्रजाति में, तो उनमें से जो सबसे ज्यादा कमजोर बच्चा होता है ना, वो मनुष्य का होता है। वो इंसान का बच्चा सबसे ज्यादा कमजोर होता है। उस बच्चे को ठीक से पालने के लिए, कि इस स्थिति तक लाने के लिए कि वो अब अपने आप समाज में सरवाइव कर सके या उस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकते, कम से कम 15-20 साल का मामला है। कम से कम 15-16 साल का तो आप मान ही लीजिए। 15-16 साल तक उस बच्चे को समाज को संभालना होगा, उस बच्चे को उसके माता पिता को संभालना होगा। तो ये एक नीड है बच्चे की। अब जब ये नीड है तो इसके लिए जरूरी हो जाता है कि माता पिता एक दूसरे के साथ रहें, और जब एक दूसरे के साथ रहेंगे तब उस बच्चे को ठीक से पाल पोस पाएंगे, तब उस बच्चे का सर्वाइवल ज्यादा अच्छे तरीके से हो पाएगा। ये भी तो एक जेनेटिक नीड रहेगी ना, क्योंकि जीन्स क्या चाहता है? जीन्स खुद का सर्वाइवल चाह रहा है। और अगर मान लीजिए ठीक है, जीन ने तरीका अपना लिया, जीन ने तरीका क्या अपनाया कि हम एक से ज्यादा लोगों से इंटरकोर्स करवाएंगे लोगों से, और अब ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी और ये सारी चीजें होंगी, लेकिन अगर वो उनमें आपस में प्रेम नहीं होगा और वो आपस में एक साथ नहीं टिकेंगे तो बच्चे को कौन देखेगा? बच्चे का सर्वाइवल कहां रहेगा? तो बच्चे तो अपने आप उसकी डेथ हो जाएगी। तो उसके लिए जीन के खुद के सर्वाइवर के लिए जो चीज जरूरी हो जाती है वो ये हो जाती है कि एक स्त्री पुरुष, मेल और फीमेल, इन दोनों में आपस में एक मोनोगैमिस्ट रिलेशनशिप होनी चाहिए। ये दोनों के बीच प्रेम का संबंध होना चाहिए, ये दोनों एक साथ रहने चाहिए। ये जरूरी जीन के लिए हो जाता है, इसलिए वो प्रेम जैसी भावना का निर्माण करेगा, लव जिसे आप कह लीजिए। अभी तो मामला सेक्स तक चल रहा था, लेकिन जरूरत है हमें, तब हमें क्या चाहिए? लव जैसा। और जैसे ही मामला लव का हो गया वैसे ही मामला मोनोगैमी का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब फिर आप दूसरी जगह क्यों जाएंगे? क्योंकि जीन के लिए सर्वाइवल चाहिए ना। तो पहली थ्योरी ये कहती है। दूसरी थ्योरी जो है मेटिंग गार्डिंग स्ट्रेटजी, इसको बोलते हैं मेटिंग गार्डिंग स्ट्रेटजी। एक थ्योरी ये है कि मतलब देखिए क्या है, अगर मान लीजिए एक व्यक्ति है और एक स्त्री है और उनके कई लोगों के साथ संबंध आपस में हो रहे हैं, कि पुरुष के भी कई स्त्रियों से संबंध हो रहा है और स्त्री के भी कई पुरुष से संबंध हो रहे हैं। अब एक जीन को ये कैसे पता चलेगा कि मेरा ट्रांसफर उस बॉडी में हुआ भी है कि नहीं? एक व्यक्ति को कैसे ये पता चलेगा कि मेरे जीन उस बॉडी में है भी नहीं? क्यों? क्योंकि जब एक स्त्री का कई पुरुषों के साथ संबंध हो रहा है, एक पुरुष का कई स्त्रियों के साथ संबंध हो रहा है, तो ये पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि दरअसल वो बच्चा है किसका। इसके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज हो जाएगी वो यही हो जाएगी कि आप मोनोगेमी की तरफ बढ़ें। क्यों? क्योंकि जब आप मोनोगेमिस्ट होंगे तब आपको ये पता चलेगा कि जो जेनेटिक स्ट्रक्चर या जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हुई वो जीन की है, वो मेरी अपनी है, और उसके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज हो जाएगी वो मोनोगेमी हो जाएगी। तो दरअसल बड़ा वो वाला मामला हो गया। देखिए अब अभी तक हमने देखी डिबेट, और डिबेट देखी ये कि पॉलीगैमी और मोनोगैमी, इनके पीछे की साइंस, इनके पीछे की साइकोलॉजी समझी, और हमने ये देखने का प्रयास किया कि क्या सच में कोई व्यक्ति नेचुरली मोनोगैमिस्ट है या कोई व्यक्ति नेचुरली पॉलीगैमिस्ट है। तो डिबेट जो हमने देखी वो दोनों बातें सपोर्ट कर रही हैं। वो क्या मान रही हैं कि व्यक्ति नेचुरली मोनोगैमिस्ट भी है और व्यक्ति नेचुरली पॉलीगैमिस्ट भी है। तो फिर सच क्या है? हम माने क्या? क्या सही है? तो सही है दरअसल ह्यूमन का जो नेचर है वो एक फ्लेक्सिबल नेचर है। फ्लेक्सिबल मतलब, फ्लेक्सिबल मीन्स कि समय, स्थिति
और कल्चर और ज्योग्राफी, इन सब के हिसाब से व्यक्ति, मनुष्य समय समय पर मोनोगेमिस्ट या पॉलीगेमिस्ट होता रहता है। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, एग्जाम्पल से हम समझे ये कि समाज मान लीजिए, जो सेक्स एट डॉन में क्रिस्टोफर रायन बात करते हैं, वो बात ये क्या करते हैं कि एक सोसाइटी, हंटर्स गैदर सोसाइटी, ओपन सोसाइटी, रिसोर्सेज का शेयरिंग होती है वहाँ पर आपस में, और वहाँ पर उसकी भी शेयरिंग होती है, सेक्सुअल प्लेजर की भी, तो वहाँ पे पॉलीगैमिस्ट रिलेशनशिप डेवलप होते हैं। लेकिन फिर वो बात करते हैं जैसे ही स्थितियाँ चेंज होती हैं, और वो चेंज होने का मामला वो कब बताते हैं, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, जब एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन होता है, समाज में उत्पादन बढ़ता है और समाज में प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आता है, और जैसे ही प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आता है तो इस प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी सही व्यक्ति हो, इसके लिए जरूरी है कि मुझे पता हो कि मेरा पुत्र कौन होगा, उसके लिए ये जरूरी हो ताकि मैं अपनी संपत्ति उसे दे सकूं, तो उसके लिए ये जरूरी होगा कि मोनोगैमिस्ट रिलेशनशिप डेवलप हो। तो देखिए, एक समय पर जहां पर व्यक्ति मोनोगैमिस्ट था, फिर समय और परिस्थितियां बदलते पॉलीगैमिस्ट भी हो रहा। एक शब्द और चलता है माइल्ड पॉलीगैमी, माइल्ड पॉलीगैमी, एक शब्द और ये चलता है इसी में, माइल्ड पॉलीगैमी। ये क्या होता है, दरअसल समाज में, वैसे तो समाज मोनोगैमिस्ट है, लेकिन कुछ जो संसाधन संपन्न व्यक्ति हैं, जिनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, जिनका स्टेटस ज़्यादा है, जो ज़्यादा पावरफुल हैं, वो एक से ज़्यादा भी सेक्सुअल पार्टनर उनके होते हैं, या एक से ज़्यादा भी उनके पत्नियां होती हैं। तो एक माइल्ड पॉलीगैमी भी एक शब्द है कि चलता है। परिस्थितियां देखिए बदल रही, तो व्यक्ति का जो नेचर है, जो उसका सेक्सुअल नेचर है, वो दरअसल फ्लेक्सिबल है। वो मोनोगैमिस्ट भी नहीं है, वो पॉलीगैमिस्ट भी नहीं है, वो दरअसल फ्लेक्सिबल सेक्सुअल नेचर का व्यक्ति होता है मनुष्य। वो परिस्थितियों के अनुसार मोनोगैमिस्ट और पॉलीगैमिस्ट, माइल्ड पॉलीगैमिस्ट या सीरियल मोनोगैमिस्ट, ये सारी चीजें चेंज होती रहती। तो अब मामला जो है, एक डिबेट ये वाली थी, फिर सही क्या है, सही ये है। अब तक की जो साइंटिफिक फाइंडिंग, एंथ्रोपोलॉजिकल फाइंडिंग, सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग्स है, वो सारी ये बात मान के चलती हैं कि दरअसल व्यक्ति का सेक्सुअल नेचर फ्लेक्सिबल होता है। नेचर कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, ये इस बात पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि व्यक्ति का सेक्सुअल नेचर किस तरह का होगा। देखिए, नेचर या एनवायरनमेंट हमारे इन सारे नेचर्स पे, हमारे इमोशंस पे, हमारे बिहेवियर पे बहुत बड़ा इन्वायरमेंट इम्पैक्ट डालता है। एक राइटर हैं, साइकोलॉजिस्ट भी थे, फिलिप जिम्बार्डो, उन्होंने एक बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी, द लूसीफर इफेक्ट। क्या बुक का नाम है? द लूसीफर इफेक्ट। इन्होंने एक बहुत विवादास्पद नैतिक रूप से, एथिकल, उसमें बहुत विवाद हुआ, वो एक्सपेरिमेंट भी किया, हार्वर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट नाम से वो एक्सपेरिमेंट जाना जाता है। उसमें किया क्या, उन्होंने कुछ रैंडम लोगों को सिलेक्ट किया, रैंडम बच्चों को सिलेक्ट किया। अब क्या किया, उन बच्चों को कुछ को उनमें से कैदी बना दिया, ठीक, कुछ लोगों को वार्डन बना दिया जेल का, कुछ लोगों को सिपाही वगैरह बना दिया, कुछ लोगों को कुछ अधिकारी वगैरह बना दिया, ठीक। अब ये था कि अब लोग खेलेंगे, मामला सिर्फ खेल का चल रहा है। अब जब मामला खेल का चल रहा है तो उसमें कुछ कैदी बने, कुछ हवलदार बन गए, कुछ वार्डन बन गए, कुछ और उसमें अधिकारी बन गए, सारे बन गए। अब पहले दिन जब उसमें हुआ तो आपस में एक दूसरे से हंसी मजाक चल रहा है और वो सारी चीजें चल रही हैं कि सही से खेलो, मतलब सही से रहो, कैदियों को, वो बच्चे उनके आपस के ही दोस्त और सारे बोल रहे हैं कि ठीक से रहो, वो अरे जाओ यार, हंसी मजाक उड़ा रहा है कि तुम अब हमें बताओ कि क्या करना है, हंसी मजाक वो सारी चीजें चल रही। मामला धीरे धीरे सीरियस होना स्टार्ट हुआ, फिर एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ा, और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए, 6-7 दिन तक मेरे ख्याल चला था, उसके बाद उनको रोकना पड़ा था। जैसे ही आगे बढ़े वो अपने रोल को लेके ज्यादा स्ट्रिक्ट होने लगे, और उनका एनवायरनमेंट, उन्हें एक रोल दिया उनके एनवायरनमेंट, और उस रोल को साइकोलॉजिकल लेवल पे वो उस पर बिल्कुल डूब कर उसके करने लगे उसे। और जो बच्चे थे, जो हवलदार बने, जो वार्डन बने, और उन बच्चों को जो कैदी, उनको धीरे धीरे रूल तोड़ने के जुर्म में प्रताड़ित करने लगे, सच में प्रताड़ित करने लगे। और इवन फिलिप जिम्बार्डो, वो भी इतना ज्यादा उस पूरे एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व हो गए, खो गए, कि उन्हें होश ही नहीं रहा कि एक एक्सपेरिमेंट चल रहा, और वो सच में सब के सब जो उनको रोल दिए गए थे उसी अकॉर्डिंग बिहेव करने लगे एक दूसरे के साथ। फिर उसे उनके रोकना पड़ा उस एक्सपेरिमेंट को, क्योंकि बड़ा खतरनाक साबित हो रहा था। तो उस एक्सपेरिमेंट से जो फाइंडिंग्स निकल कर आई, फाइंडिंग्स निकल के ये आई कि व्यक्ति का बिहेवियर इस बात पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि किस तरह का एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट ने उसको किस तरह के रोल दिए हैं। आपने देखा कि
अक्सर जैसे हमारे समाज को देख लीजिए, सास ससुर बहू, और कभी भी सास और बहुओं में आपस में पटी नहीं है, उसकी और भी कई थेरीज हैं। लेकिन हम इससे भी समझ सकते हैं फिलिप जिम्बार्डो के एक्सपेरिमेंट से कि किस तरीके से एक सोशल एनवायरनमेंट होता है और उस एनवायरनमेंट में एक रोल दिया गया। सास का रोल ये है कि बहू को थोड़ा सा संभाल के रखना है, कंट्रोल में रखना है। ये समाज ने सास को एक रोल दे दिया बहू के लिए, और देखिए आप सासें धीरे धीरे टाइट होने लगती हैं, और बहुओं को बड़ी दिक्कत रहती है सासों से। क्यों रहती है? क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि ये हमारी आज़ादी पे लगाम लगाती हैं, हमारी फ्रीडम पे सामने आके खड़ी होती है, हमें मेरे तरीके से नहीं जीने देती। और दोनों ही कहीं ना कहीं अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उन्हें एहसास ही नहीं है कि वो क्या कर रही हैं। और जो आप कहते हैं कि एक महिला ही एक महिला की दुश्मन हो जाती है और वो सारी चीजें, ये वाला मामला। अब इस एक्सपेरिमेंट को हम उस पर लगा कर देखते हैं। क्या मुद्दा चला था? एक व्यक्ति के एक से ज्यादा पार्टनर होने चाहिए या नहीं, बॉडी काउंट उसका कितना होना चाहिए, मल्टीपल अफेयर उसके होने चाहिए ना होने चाहिए। अब देखिए एनवायरनमेंट बनाया कैसा जा रहा है ना। आप जिस तरह के एनवायरनमेंट में हो, वो एनवायरनमेंट है कैसा? दरअसल वो हाइपर सेक्सुलाइज्ड एनवायरनमेंट है। जिस तरह का एनवायरनमेंट आज एक बाजारवाद व्यवस्था निर्माण जिस तरह के समाज का कर रही है, जिस तरह के एनवायरनमेंट का निर्माण कर रही है। एक मैं नाम लेना चाहूंगा, राइटर हैं, बहुत बड़ा नाम है उनका, एडवर्ड बर्नेस। क्या नाम है? एडवर्ड बर्नेस, ये नाम है। एडवर्ड बर्नेस दरअसल कौन थे? ये थे भांजे। किसके भांजे थे? इनके मामा कौन थे? इनके अंकल जो थे वो महान साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉयड, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी भी बोला जाता है, ये उनके भांजे थे। और एडवर्ड बर्नेस की अपनी खुद की पहचान क्या है? इन्हें माना जाता है फादर ऑफ मॉडर्न पीआर। पीआर ये पब्लिक रिलेशंस, वो जो पीआर टीम लोगों की होती हैं, किस तरह की इमेज बनानी। तो एडवर्ड बर्नेस ने बड़ी अच्छी बात कही। एडवर्ड बर्नेस ने क्या कहा कि दरअसल हमें ये लगता है कि हमारी जो सोच है, हमारे जो इमोशंस हैं, हमारी जो डिजायर्स हैं, वो हमारी अपनी है, बट ऐसा है नहीं। हमारी जो सोच है, हमारी जो थिंकिंग है, हमारे जो इमोशंस हैं, हमारे जो डिजायर्स हैं, ये सारी की सारी कोई थर्ड पर्सन डिसाइड कर रहा है कि हमारी ये होंगी, इसलिए वो हमारी हैं। जैसे बड़ा अच्छा एग्जांपल है, उनकी एक बुक है, एडवर्ड बर्नेस की बुक है प्रोपेगेंडा। आपको पढ़नी चाहिए, बहुत ही कमाल की बुक है, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। जिनका थोड़ा सा मार्केटिंग को लेकर जिनकी ज्यादा रुचि है, तो उन लोगों को तो पढ़नी चाहिए प्रोपेगेंडा बुक। उसमें केस स्टडी की वो बात करते हैं। केस स्टडी की क्या बात करते हैं उसमें? अब 1920 के आसपास लगभग कुछ स्मोकिंग कंपनीज उनसे संपर्क करती है। मुद्दा क्या था? मामला ये था कि स्मोकिंग कंपनी को ये दिख रहा था कि उस समय 1920 के आसपास लगभग जो सिगरेट वगैरह है, पुरुष समाज तो पी रहा है, लेकिन महिलाएं सिगरेट को नहीं, बहुत अगर कोई थोड़ा बहुत उसमें छुप छिपा कर वो हो जाता हो तो ऐसा कुछ था। बाकी कोई ऐसा मामला था नहीं कि वहां पर महिलाएं सिगरेट स्मोक करती हुई, महिलाएं स्मोकिंग करती हुई, ऐसा कोई मामला था नहीं। बट कंपनीज को एक बहुत बड़ी मार्केट दिख रही थी, एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस दिख रहा था। सॉरी, इनको किस तरह से राजी किया जाए? एडवर्ड बर्नेस को बुलाया गया। एडवर्ड बर्नेस ने देखिए स्ट्रेटजी कैसे डेवलप करी। एडवर्ड बर्नेस ने किया क्या? ईस्टर परेड के दौरान महिलाएं बहुत सारी इकट्ठी हुई और प्रार्थना और सारी चीजें चल रही हैं, और उसी समय कुछ फैंसी और फेमिनिस्ट टाइप की महिलाएं वहां पर आई और उन्होंने सिगरेट निकाली, लाइटर निकाला, उसको जलाया और पिया, और ये घोषणा करी कि जो सिगरेट है ये सिर्फ सिगरेट नहीं है, ये महिलाओं की आजादी का सिंबल है। सिगरेट इज ए टॉर्च लाइट ऑफ द फ्रीडम ऑफ वीमेन। उन्होंने क्या किया? सिगरेट को महिलाओं के फ्रीडम से जोड़ दिया, सिगरेट को फेमिनिज्म से जोड़ दिया, और देखते ही देखते पूरा महिला समाज उन कंपनीज के साथ खड़ा हो गया। अब आप कह लीजिए कि मुझे भी ये हक मिलना चाहिए और सारी चीजें मिलनी चाहिए। देखिए, आप देखिए, आपको ऐसा लगता है या हमें ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे हैं दरअसल वो हमारी अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, हमारी अपनी विल पावर है, उसके चलते हम ये चीज कर रहे हैं। बट ऐसा कुछ है नहीं। दरअसल हमारी जो भी डिजायर्स, हमारी जो भी थिंकिंग है, हमारे जो भी इमोशंस हैं, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं क्रिएट किए जा रहे हैं, आर्टिफिशियली ये सब क्रिएट किए जाते हैं। उसके पीछे कहीं ना कहीं एडवर्ड बर्नेस जैसे जीनियस बैठे होते हैं हर कंपनी के पीछे। एक बड़ी अच्छी पुस्तक है, वो भी आपने कभी सोचा है दुनिया के घटिया से घटिया सामान खाने का आइटम क्या हो सकता है? आपका ये वो बर्गर, चाउमीन और ये सारी चीजें हो सकती, बट दुनिया की घटिया चीजों में खाने से होने के अलावा बावजूद भी
इनका आप मार्केट देख लीजिए कितना बड़ा है, इनकी आप अर्निंग्स देख लीजिए कितनी बड़ी। क्यों? क्योंकि इनके पीछे पूरा का पूरा एक जीनियस वर्ग बैठा हुआ, पूरा एक जीनियस समाज बैठा हुआ है जो इसके पीछे काम कर रहा है। और वो क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी चीजों को, हमारे टेस्ट तक को वो क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंस कर रहा है। एक बड़ी अच्छी बुक तक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ टेस्ट, मेरे ख्याल से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से निकली हुई बुक है, बहुत अच्छी बुक है, आपको पढ़ना चाहिए। वहां पर एक कंसेप्ट की वो बात करते हैं, ब्लिस पॉइंट। ब्लिस पॉइंट मतलब कि मैंने कोई चीज खाई, मैंने बर्गर एक पीस खाया, एक बाइट ली मैंने बर्गर की, और खाते ही एक अजीब सा मुझे फील हुआ कि क्या खा लिया है, ये क्यों नहीं खाया था अभी तक। तो ये सारी चीजें जो डेवलप करते हैं वो बड़ी छोटी छोटी माइल्ड पॉइंट, साल्ट, शुगर, फैट का कितना कॉम्बिनेशन होगा किसी चिप्स में। घर में आप चिप्स बना लीजिए और वही लेस का चिप्स आप लाइए, चिप्स ज्यादा अच्छा कौन सा लगेगा आपको, जो आप लेस का लेके आ रहे हैं, ना कि वो जो आप घर में बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे पूरी की पूरी एक टीम बैठी हुई जो आपकी साइकोलॉजी को, आपकी न्यूरोलॉजी, इन सबको, आपके टेस्ट बड्स को बहुत ही डीपली जाके स्टडी कर रहे हैं। और वो चीजें आप देखें, कभी आप किसी भी बर्गर किंग हो जाए, और वो दूसरा वाला कौन सा है, दूसरा ये भी और बर्गर वाला है, कि वहां पर जब आप जाएंगे तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप जब वो लेते हैं, वो सॉफ्ट ड्रिंक देते हैं, तो उसके वो जो पाइप होता है, स्ट्रॉ जिसे आप बोलते हैं, वो हमेशा देखिएगा आप थोड़ा सा चौड़ा होता है, बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वो कितनी छोटी छोटी माइन्यूट चीजों का उन्होंने ध्यान रखा है, ताकि जब आप उससे चूसेंगे कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो थोड़ी सी ज्यादा जानी चाहिए मुंह में आपके। क्यों? क्योंकि जब ज्यादा जाएगी तब आपको ज्यादा टेस्ट फील होगा। ये माइल्ड माइल्ड चीजें उन्होंने ध्यान, ताकि एक डिजायर आपके अंदर डेवलप की जा सके, आप दोबारा फिर से आए। देख रहे हैं आप खेल कहां तक चलता है। तो कहीं ना कहीं सेक्स को लेके भी तो ये चलेगा। हम पूरी एक हाइपर सेक्सुलाइज्ड सोसाइटी बना रहे हैं। तो दरअसल कोई व्यक्ति मोनोगेमी हो सकता है, पॉलीगेमिस्ट हो सकता है, मोनोगेमिस्ट हो सकता है। इसका एक बड़ा बैकग्राउंड तो हमें ये भी देखना पड़ेगा ना, कि हमने पूरा का पूरा एनवायरनमेंट कैसा बना रखा है। मैं एक कोई रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें मैंने देखा कि अमेरिकन पॉर्न इंडस्ट्री का, उनकी कई फुटबॉल टीमों से ज्यादा, ये फुटबॉल की जो इंस्टीट्यूशन है उनसे ज्यादा उनकी कमाई है, कई टीवी चैनलों से ज्यादा पोर्नोग्राफी की उनकी कमाई है। अब ये सारे जब वहां पे जा रहे हैं तो वो चीजें किस तरह की डेवलप होंगी, कहीं ना कहीं एक सेक्सुअल माइंड तो डेवलप होगा ही होगा। तो मुद्दा ये नहीं है कि कोई पॉलीगेमी है, मोनोगेमी है, किसी की बॉडी काउंट कितना हो जाना चाहिए। मुद्दा ये है कि एनवायरनमेंट कैसा है। अब देखिए, तीन लोग खड़े हैं, तीन लोग कौन खड़े हैं? एक तो खड़ा हुआ है समाज, सोसाइटी, ठीक, एक खड़ा हुआ है व्यक्ति। अब इसमें आप मेल फीमेल दोनों ले लीजिए, ठीक, ये मान लीजिए फीमेल, ये मेल, और ये खड़ा हुआ है बाजार। आप समझिएगा बात को। सोसाइटी क्या चाह रही है? सोसाइटी चाह रही है खुद को बचाना। दोनों देखिए अपने फायदे हैं। समाज मिथ पर ही टिका होता है। दरअसल समाज, भारत, नेशन का कंसेप्ट दरअसल क्या है? नेशन मिथ, रिलीजन मिथ, और इन सब के चल के बड़ी मात्रा में लोग इकट्ठे होते हैं। तो सोसाइटी ऐसे मिथ डेवलप करती ताकि बड़ी मात्रा में लोग एक साथ आ सके, कोऑपरेट कर सके, और वो उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी भी है, सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। क्योंकि जब बड़ी मात्रा में कोऑपरेशन होगा तभी हम डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो सोसाइटी की पूरी कोशिश ये है कि ये भ्रष्ट ना हो, ये ऐसे बने रहे जो सोसाइटी के नियम उनके अनुसार ये चलते रहे, ताकि समाज बना रहे। क्योंकि समाज दरअसल एक दिन की प्रक्रिया नहीं, समाज लाखों वर्षों के ट्रायल एंड एरर का नतीजा है। कुछ चीजें हमने ट्राई करी, कुछ चीजें हमने छोड़ी। तो समाज अपने आप में बड़ा कॉम्प्लेक्स, बड़ा जटिल मैकेनिज्म है। ये किस तरह से टिका हुआ है हमें नहीं पता। तो जो लोग चाहते हैं, जो चेंज के खिलाफ रहते हैं, वो ये सोचते हैं कि समाज जिस तरह से चल रहा है वो चलने दें। उसके पीछे उनका तर्क ये होता है कि भाई हमें पता नहीं ये किस तरह से बना है, हमें नहीं पता कि अगर समाज की कोई एक चीज हम छेड़ेंगे तो पूरा समाज ही ढह जाएगा। उन्हें नहीं पता। इस चक्कर में वो हमेशा कोशिश ये रहती है उनकी, क्या कोशिश रहती है कि ये समाज के नियमों के अनुसार लोग चलें। और जब ये समाज के नियमों के अनुसार चलेंगे तो क्या मानेंगे कि भाई मोनोगेमिस्ट रहे लोग, बॉडी काउंट और ये सारी चीजें मोनोगेमिस्ट वाला मामला रहे, कि ऐसा ना हो जाए कि वो पॉलीगेमी की तरफ जाने लगे लोग, क्या करें, मोनोगेमी। ये समाज का पूरा जोर है, समाज ये चाह रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कौन खड़ा है? बाजार। इसके अपने फायदे हैं, इसके अपने वो है इंटरेस्ट है, ये अपना फायदा देखेगा। ये क्या चाहेगा? ये चाहेगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा भोग करें। समझ रहे हैं आप कि लोग ज्यादा, तो ये क्या करेंगे, ये हमारी तरफ आ जाए। बाजार चाहेगा, ये जो भी व्यक्ति है ये बाजार अपनी तरफ लाना चाहेगा। तो एक संघर्ष है। व्यक्ति दरअसल समाज और बाजार, या आप यहीं पे धर्म और समाज में आप धर्म और संस्कृति को जोड़ लीजिए, और यहाँ पे बाजार,
इन दोनों के बीच व्यक्ति खिंचता रहता है। और दिक्कत यह है समाज के साथ कि समाज के पास अच्छी पीआर टीम नहीं। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है ना, प्रॉब्लम सिर्फ यह है कि समाज के पास अच्छी पीआर टीम नहीं है, समाज के पास अच्छे मार्केटिंग मैनेजमेंट गुरुज नहीं है जो समाज की स्ट्रेटजीज को लेकर इस तरह डेवलप करें कि लोग ज्यादातर इधर साइड आने लगे। दरअसल ये लोग, मैं एक सबसे बड़ा मिथ तोड़ दूं आप लोगों का कि अगर आपको ये लगता है कि आपकी कोई भी डिसीजन फ्री डिसीजन होते हैं, आपने सोचा कि अगर मैं दारू पी रहा हूं तो ये मेरी अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, मैं सिगरेट पी रहा हूं, आपने एडवर्ड बर्नीज वाले एग्जांपल में देखा ही, प्रोपेगेंडा में उन्होंने बताया कि अगर मैं सिगरेट पी रही हूं या मैं दारू पी रहा हूं तो ये मेरी अपनी चॉइस है। आपकी अपनी कोई चॉइस नहीं होती, चॉइस क्रिएटेड होती। बस मुद्दा सिर्फ इतना है कि ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं और ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। इनके पास जीनियसों की टीम है कि पूरी पूरी टीम इनके साथ अच्छे अच्छे जीनियस के काम कर रही है, पीआर टीम इनकी अच्छी, इसलिए आप इधर ज्यादा खींचे चले आते हैं। और थोड़ा सा स्वाभाविक इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यहां पर आपको थोड़ा सा बंध के रहना पड़ता है, क्योंकि जो समाज है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व न देता है बल्कि समाज की स्वतंत्रता को महत्व देता है। उसके लिए बड़ी चीज समाज है और यहां पर बाजार के लिए जो बड़ी चीज है वो समाज ना होकर व्यक्ति है। बाजार हर व्यक्ति को इक्वली ट्रीट करता है, बाजार हर व्यक्ति को इक्वली ट्रीट करता है। तो आप ज्यादातर यहां आने की कोशिश करते हैं और उसका एक बड़ा कारण यह भी कि इनके पास एक अच्छी इन्फ्लुएंसर और प्रोपेगेंडिस्ट या पीआर टीम है, वो आपको इन्फ्लुएंस कर ले जाते हैं। मामला इतना सा है, बस और कुछ नहीं। ठीक, तो जो मुद्दा हमने समझा कि व्यक्ति को एक से ज्यादा अफेयर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, उसको मैंने आपको बता दिया। मैं अपना कोई कंक्लूजन नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ उसके पीछे की साइंस, उसके पीछे का जो एंथ्रोपोलॉजी, उसके पीछे जो मार्केटिंग काम करती है, उसके पीछे जो सोशियोलॉजी मामला है वो काम कर रहा है, मैंने उस पर डिस्कस कर लिया। ये आपका डिसीजन होगा, ये आप अपने मस्तिष्क को थोड़ी सी परेशान करिए, थोड़ा सा उसे भी काम पे लगाइए और निष्कर्ष वो निकाले कि क्या सही होगा या क्या नहीं होगा। ये मैंने आपके लिए एक आधार दे दिया है मैंने आपको कि आप इस पर सोचें। दूसरा जो मुद्दा था, दूसरी जो डिबेट थी वो क्या थी, वो है थी लिव इन की। लिव इन का दरअसल मामला इतना है कि देखिए, एक शब्द है मैरिज, है ना, सॉरी इरेज कर लेते हैं इसको। एक शब्द है वो है क्या, मैरिज, शादी। दरअसल शादी का मतलब इतना हुआ कि दो व्यक्ति हैं, उनको एक साथ रहना है। अब उनको एक साथ रहना है, इसकी परमिशन या इसकी आज्ञा अगर समाज दे रहा है तो वो व्यवस्था मैरिज कहलाएगी। अभी मोटा मोटा, क्योंकि इसकी बहुत सारी एंथ्रोपोलॉजी में डिफिनेशंस हैं और इसकी हिस्ट्री है, उन सब पे हम नहीं जाएंगे। मोटा मोटा जो मामला ये है कि अगर दो व्यक्ति एक साथ रहना चाह रहे हैं, दो व्यक्ति एक साथ रहना चाह रहे हैं, मेरा अभी हम जो सामान्य सा मतलब समझेंगे वो ये है कि एक स्त्री और पुरुष जो प्रेम में है और एक साथ रहना चाह रहे हैं, और चूंकि प्रेम में है तो उनके बीच वो संबंध स्थापित होगा ही होगा। तो ये सारा जो है, अगर इसकी आज्ञा समाज दे रहा है तो मैरिज, और उसके हर संस्कृति में अपने अपने नियम है और अपने अपने तरीके हैं शादी और मैरिजेस के। और जैसे हिंदू समाज में सप्तपदी कि जब तक पूरे न हो फेरे साथ तब तक बबुनी नहीं बबुआती, दुल्हन नहीं दुल्हाती, ये गाना नदिया के पार वाला आपने सुना ही होगा, वो तरीका है। दूसरा लिव इन में मामला ये है कि इसमें भी दो लोग एक साथ रहेंगे, लेकिन यहां पे आज्ञा समाज दे नहीं रहा। ठीक, ये समाज से भाई हम क्यों पूछें, इनका ये मानना, जो तर्क है यहां पे, हम क्यों किसी से आज्ञा लेना चाहें। हम दो लोग हैं, दो व्यक्ति हैं, दो लोगों को एक साथ रहना है और उसके लिए हम समाज की आज्ञा क्यों चाहेंगे। क्या हमारा रिश्ता इतना कमजोर है कि अगर एक समाज इसकी आज्ञा नहीं दे रहा है तो वो टूट जाएगा। तो लिव इन का जो पूरा मुद्दा है वो ये है, जो मोटा मोटा मामला है, ये मान के चाहिए, ये वो लोग होते हैं जो बिना शादी का, और भारत में हालांकि इसके इलीगल नहीं है लेकिन उतने जो कानूनी अधिकार मिलने चाहिए, और उसमें अभी कंफ्यूजन है, बहुत क्रिस्टल क्लियर नहीं है। आपको भारत में मैरिज में जितने ज़्यादा फायदे मिलेंगे और जितने ज़्यादा वो सुविधाएं हैं उतनी लिव इन में नहीं है। हालांकि इलीगल नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ इलीगल नहीं है, लेकिन दिक्कतें हैं, कानून उतने क्लियर है नहीं और समाज भी हमारा उस बड़ी मात्रा में उस चीज को लेकर तैयार नहीं है। तो बहुत सारी दिक्कतें उसमें होती तो होती है, लेकिन मुद्दा तो ये है। अब ये इसका इतिहास क्या है, क्या मामला था ये मैरिज और ये लिव इन और इन सब चीजों का आने का, क्या इतिहास रहा इसका, ये भी हम थोड़ा सा समझेंगे।
तो मामला ये है कि 1950 तक कोई खास दिक्कत थी नहीं, 1950 तक मान लीजिए आप, कोई खास दिक्कत ही नहीं, दोनों ही समाज एक जो सिद्धांत पर चल रहे थे, ठीक है। जैसे ये अमेरिकन सोसाइटी आप कह लीजिए और इधर इंडियन सोसाइटी, अभी हम थोड़ा थोड़ा उन्हीं को मिक्सअप में लेके चलेंगे। दोनों समाज धीरे धीरे एक साथ ही हैं और दोनों समाज में जो व्यवस्था अपनाई जा रही है वो ये वाली अपनाई जा रही है, मैरिजेस हैं, और अगर दो लोग एक साथ रहना चाह रहे हैं तो इस व्यवस्था के थ्रू उन्हें जाना होगा। फिर 1950s में मूवमेंट एक स्टार्ट हुआ जिसे बोलते हैं हिप्पी मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट? हिप्पी। हिप्पी ये क्या होते हैं? दरअसल ये वो लोग होते हैं जो समाज द्वारा बनाए गए किसी भी नियम का विरोध करते हैं। समाज कह रहा है ये करना है, वो बोलते हैं हम ये नहीं करेंगे। समाज बोल रहा है ये करना है, वो बोलते हैं हम ये नहीं करेंगे। समाज बोलता है बड़ों की आज्ञा करना है, वो बोलते हैं हम क्यों करें बड़ों की आज्ञा। समाज बोलता है बड़ों का सम्मान करो, हम क्यों करें बड़ों का सम्मान। समाज बोलता है धर्म की पूजा करो, समाज बोलता है ईश्वर की पूजा करो, हम क्यों करें। समाज बोलता है तुम्हें दारू नहीं पीनी, हम क्यों नहीं पिए। ये सारी चीजें उसी क्रम में ये लिविंग जैसा कंसेप्ट भी वहां पर डेवलप हुआ कि समाज कहता है कि हम दो लोग एक साथ रहेंगे, लेकिन इस शादी जैसे बंधन के थ्रू, लेकिन वो मानते हैं हम क्यों, हम दो लोग एक साथ रहना, हम इस तरीके से रहेंगे, हम नहीं मानेंगे, हम अपनी मर्जी से रहेंगे। समाज कौन होता है हमें बताने वाला? दरअसल ये समाज कौन होता है हमें बताने वाला और व्यक्ति की इच्छा ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है, इसका भी एक इतिहास रहा था। अगर बिफोर रेनेसा और आफ्टर रेनेसा, रेनेसा मतलब आपने सुना ही होगा वर्ड पुनर्जागरण। रेनेसा से पहले जो फिलॉसफी चलती थी, जो दर्शन चलता था, वो जो केंद्र में रखता था, वो केंद्र में रखता था समाज को, केंद्र में रखता था धर्म को, केंद्र में रखता था संस्कृति को। कोई भी चीज जो धर्म के लिए खतरेदार होगी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी विचार जो धर्म को, जो संस्कृति को चुनौती देगा, वो टिक नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि केंद्र में धर्म था। और आपने देखा कई फिलॉसफीज ऐसी आई कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है, जबकि सूरज केंद्र में, और उसके चक्कर लगा रहे हैं, और फिर उन लोगों को क्या क्या उनके साथ हुआ, वो सारी डिबेट आपने देखी। फिर जब रेनेसा आया, पुनर्जागरण आया, तो वहां पे जिस दर्शन को महत्व दिया गया वो दर्शन था ह्यूमैनिज्म, मानवतावाद। और मानवतावाद ने केंद्र में जिसको लाके रख दिया, वो रख दिया किसको? इंडिविजुअल को, व्यक्ति को केंद्र में रख दिया। भाई व्यक्ति का महत्व है, व्यक्ति समाज से बड़ा है। अगर समाज और व्यक्ति से टकरा रहे हैं तो महत्व व्यक्ति को दिया जाएगा। हर एक व्यक्ति की अपनी यूनिकनेस है, हर एक व्यक्ति की अपनी पहचान है, हर एक व्यक्ति की अपनी गरिमा है। इसी पूरे रेवोल्यूशन ने, ह्यूमैनिज्म और इन सब के चलते ये सारी चीजें डेवलप हुई, क्योंकि जब इंडिविजुअलिज्म जैसा कंसेप्ट डेवलप होने लगा तो व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छाओं का सम्मान किया जाने लगा। और हिप्पी मूवमेंट और ये सब इसी एक कंसेप्ट की, एक आप कह लीजिए, एक अगर निगेटिव भी कहना चाहे कंसेप्ट, उसकी देन थी, तो देन तो थी ही। उसके चलते ये लिविंग जैसा और ये मामला फिर धीरे धीरे स्टार्ट होने लगा। अब भारत में मामला कैसे पहुंचा? अब धीरे धीरे देखिए हुआ क्या, धीरे धीरे हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, ठीक। नए इंडस्ट्रियलाइजेशन के बढ़ते बढ़ते इसी दौर में धीरे धीरे भारत में भी, क्योंकि अभी 1947 में भारत आज़ादी हुआ है, धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ रही। भारत में औद्योगिकीकरण बढ़ रहा है, सारी चीज़ें, नई नई मशीनें लगाई जा रही, अर्बनाइजेशन, शहर बढ़ने लगे। और शहर बढ़ने के साथ साथ जो न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट था, वो सारी चीज़ें आने लगी। अब जब समाज में आने लगी, अर्बनाइजेशन बढ़ने लगा, तो हुआ क्या? अर्बनाइजेशन के बढ़ते ही क्या हुआ? व्यक्ति गांव और इन कस्बों से दूर गया और शहर में जाने लगा। शहर में अपने काम और रोजगार और इन सब की तलाश में शहर में जाने लगा। और जैसे ही शहर में व्यक्ति गया, वैसे ही समाज की पकड़, देखिए अर्बनाइजेशन का एक जो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है जिसकी मैं बात करूं, वो यही है कि अर्बनाइजेशन ने व्यक्ति पर समाज की पकड़ को ढीला कर दिया है। और इसका जो अर्बनाइजेशन की जो सबसे बड़ा सुख है वो है एनोनिमिटी, अनामिता, एनोनिमिटी। अब आप सोचिए, कल्पना करिए, आप कल्पना ये करिए कि आप हैं, सिगरेट पीने की लत लगी हुई है, अपने गांव में हैं। अब क्या पान की गुमटी में जाके आप सिगरेट वहां पी सकते हैं? नहीं पी सकते। कोई ना कोई चाचा, दादा, ताऊ, फूफा और पिताजी का दोस्त कोई ना कोई देख लेगा और वहीं जूतम पैजार हो जाएगी। वो पिताजी तो बाद में आएंगे, पहले वही चला देगा। समाज की ये पकड़ है। और जैसे ही वो व्यक्ति शहर में गया और किसी काम, और आप बेंगलुरु और गुड़गांव, हरियाणा जैसी मेट्रो सिटीज और इन सब पे जाके देख लीजिए, बेंगलुरु वगैरह में पूरे आईटी हब बने हुए हैं। अब आप वहाँ पे बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, पैसा हाथ में है, सारी चीज़ें हैं। अब उन्हें सिगरेट पीना कोई मतलब नहीं, कौन हमारे बगल में खड़ा है, कौन हमारे बगल में, आराम से मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं?
क्यों? एनोनिमिटी, समाज की पकड़ ढीली हुई, और जैसे ही समाज की पकड़ ढीली हुई तुरंत कहां? एनोनिमिटी। इसी तरीके से जब अर्बनाइजेशन बढ़ा, लोनलीनेस बढ़ने लगा। समझ रहे हैं आप? लोनलीनेस बढ़ा, लोग अकेले रहने लगे। शहर में हर तरह से, हर क्षेत्र से लोग आते हैं, बट वो एक दूसरे को नहीं जानते, ना समझते, ना उनमें आपस में इतना संवाद है, तो व्यक्ति अकेला धीरे धीरे रहने लगा। और इसी के चलते देखिए धीरे धीरे हुआ क्या? हुआ ये कि अगर हम डेटा ले लें, मान लीजिए 1800 का, 1800 का मैं आपको एवरेज डेटा बता रहा हूँ। एवरेज डेटा 1800 से 1950 तक का आप मान लीजिए। वहां पर जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट था वो था, किसी भी, मैं ग्लोबल बता रहा हूं, मैं किसी एक कंट्री का नहीं बता रहा हूं, 1800 में किसी भी वर्ल्ड का एवरेज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट था वो 40 था। कोई भी व्यक्ति 40 वर्ष तक जीता था। हुआ क्या? हुआ ये कि धीरे धीरे हमने जो सैनिटेशन थ्योरी हमारी आई, फिर हमने मेडिकल में, एंटीबायोटिक्स में और इन सारी चीज़ों में इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली धीरे धीरे। जो पहले तो ये पूरा कंसेप्ट आया वेस्ट में, आया क्या 1950s तक, वहाँ का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बढ़ गया। अब आपको मैं बताऊँ, स्कैंडिनेवियन कंट्री के, नॉर्वे का 1950 का मैं आपको बता रहा हूँ, जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट था वो था 72, जबकि उसी समय पूरे अफ्रीका महाद्वीप का पूरा एवरेज जो मामला था वो था 28। कोई व्यक्ति वहां 28 वर्ष तक जीता था, एवरेज था। अब इसके चलते होता था क्या? आप देखिए, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट अब इन जगह, भारत में भी लगभग वही है। भारत में 30-35 था। कितना था? 30-35, इससे ज्यादा नहीं था, 30। आप देखिए शंकराचार्य जैसे विद्वान 32 की उम्र में चले गए। विवेकानंद, वो भी अपनी युवा उम्र में चले गए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट हमारा इतना कम था। अब जब जीवन का ये जो दर है यही इतनी कम होगी, तो आप बताइए, जो शादी और ये सारी चीजें हैं ये बहुत जल्दी होंगी ना। क्यों? क्योंकि आज तो हम ये 30 तक तो अभी हम करियर ही बना रहे होते हैं। उस समय 30 यहीं तक टिकना था, 30 के बाद टिकेंगे ही नहीं, तो करियर कहां जाएगा? अभी तो 30 तक करियर बन रहा है। अब जब 30 तक उम्र ही थी, इतना ही टिकना है भाई, तो शादियां कब हो जाएंगी? शादी बहुत जल्दी हो जाएगी। शादी कब हो जाएगी? इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा। शादी कब हो जाएगी? शादी आपकी मान लीजिए 11-12 या और थोड़ा ज्यादा 14-15, इस उम्र में शादी हो जाएगी। गांधी जी की मेरे ख्याल से 13-14 की उम्र में शादी हो गई थी। क्यों? क्योंकि जरूरी था मामला, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट ही उतना कम था, जीवन दर ही उतना कम है। तो जब वो व्यक्ति उतना चलेगा नहीं तो सारी चीजें जल्दी जल्दी तो होंगी ना। अब एक दूसरी चीज उस समय और देखी जाती थी। वो क्या देखी जाती थी? उस समय जब दो व्यक्तियों का आपस में शादी संबंध, ये सारे रिश्ते होते थे, तो देखा यह जाता था कि जो लड़का है उसका परिवार कैसा है, परिवार खाता पीता है कि नहीं ठीक ठाक से, इतना बहुत था। गांधी जी के पिताजी, मान लीजिए गांधी जी की शादी हुई, पिताजी दीवान थे, मिनिस्टर हैं, और फिर गांधी जी तो उस समय पढ़ाई कर रहे हैं और उनकी शादी कर दी गई। शादी ये थी कि भाई पिताजी हैं, घर है, इतना खानदान है, खाता पीता है, सारी चीजें हैं, वो तो मामला हो गया। अब जो पूरा मुद्दा, जो केंद्र में बात आ गई है, केंद्र में बात ये आ गई है कि पूरे की पूरी जिम्मेदारी व्यक्ति पे है, इंडिविजुअल, कि व्यक्ति क्या है, वो क्या करता है। जब वो अपनी लाइफ में स्टेबल है, परिवार से मतलब नहीं, वो क्या कर रहा है, वो कमा रहा है ठीक से कि नहीं, उसकी अर्निंग ठीक से है नहीं, ये चीज ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। तो व्यक्ति पर आ गया ये जो चेंज मैं आपको बता रहा हूं सोसाइटी में किस तरीके से हुए हैं मैरिजेस को लेके, उस पर आप देखिए। तब जब ये हुआ मामला, और दूसरा कंपटीशन बढ़ गया। जब गांधी जी की शादी हो गई वो आराम से पढ़ रहे हैं, शादी हो गई लंदन जाके वकालत कर रहे हैं। यहां तो अभी पढ़ना ही, अगर नहीं पढ़ेंगे, नहीं करेंगे और नहीं लगेगी नौकरी तो होगी नहीं। इसी टेंशन में आधे दिमाग खराब रहता है आधों का कि भाई हमें करना है, नहीं तो मिलेगा नहीं कुछ, शादी नहीं होगी। ये जो सारी चीजें हैं, अब आप समझिए 13, 14, 15 की उम्र में शादी हो गई। अब लगभग यही उम्र है जब धीरे धीरे प्यूबर्टी की तरफ व्यक्ति आगे बढ़ता है, 14, 15, 16, और सेक्सुअल डिजायर्स और ये सारी चीजें डेवलप होना स्टार्ट होती हैं। और जैसे हो रही हैं तो वो चीजें उन्हें उपलब्ध हैं, क्योंकि शादी जल्दी हो गई, चीजें उपलब्ध हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अब जब व्यक्ति लिव इन में है, ठीक,
क्यों? अब देखिए, अब लिव इन जैसा मामला क्यों डेवलप हुआ, क्यों आया? करियर प्रेशर, शादी हुई नहीं, 30, 28, 25 ये सारी उम्र है, मान ली 25 से 30 ये सारा मामला चल रहा है, अर्बनाइजेशन है, साइकोलॉजिकल नीड है, और ये सारी चीज़ें, व्यक्ति को स्ट्रेस में जा रहा है और ये सारी चीज़ आ रहा है, इन सब के चलते एक जो सहारा दिखा वो लिव इन दिख गया। क्यों दिखा? क्यों? क्योंकि नीड है भाई। लिव इन, देखिए कोई चीज़ यूं ही नहीं डेवलप हो जाती, उसके पीछे का एक पूरा इतिहास, एक बैकग्राउंड और एक पूरा कॉज एंड इफेक्ट की चेन होती है, और वो चेन हम देख रहे हैं। चेन देख रहे हैं, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, व्यक्ति पर समाज की पकड़ ढीली हो रही है, पहला कारण लिव इन होने का। दूसरा, व्यक्ति अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, व्यक्ति अकेला है, उस अकेलेपन को दूर करना चाह रहा है। लिव इन, व्यक्ति अकेला है और 25-30 हो गए, सेक्सुअल डिजायर डेवलप हो रहे हैं, सेक्सुअल नीड है, उन सारी चीज़ों को किसी तरीके वो करना है। लिव इन सही है या गलत है ये आप डिसाइड करेंगे, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं उसकी पीछे की जो उसके पीछे के कॉज एंड इफेक्ट है मैं उस पर बात किए ले रहा हूं। तो ये कारण था लिव इन के डेवलप होने का कारण, जो एक बड़ा कारण था वो ये था। अब इसमें से जो एक और मामला चलता है कि वो टेस्ट ड्राइव और ये सब जो बातें चल रही वो फालतू की बकवासबाजी। देखिए भारत में है ना, भारत में हमेशा से, भारत में संवाद की परंपरा हमेशा से रही। यही कारण है कि भारत में जहां एक तरफ परम सनातनी धर्म ब्रह्म की बात कर रही, जगत मिथ्या है, इन सब बातें चल रही, और उसी भारत में भोगवादी दर्शन, चारवाक जैसा दर्शन आ रहा है। क्यों? क्योंकि संवाद की प्रक्रिया है। भारत सुनना जानता था, भारत नहीं मानता था कि तुम्हारी बात भी सही है, हमारी बात भी सही है, दोनों विचार सही है, तुम्हारे विचार भी सही है, ये भी विचार सही है, वो भी विचार सही है, ये भी विचार सही। इसी चक्कर में भारत में इतने दर्शन, इतने विचार, इतनी पुस्तकें और सारी चीजें डेवलप हुई। उसका एक बड़ा कारण ये था कि भारत के जो संवाद परंपरा थी वो बहुत मजबूत थी, पहली चीज। तो भारत कभी इस चीज को डिनाई नहीं करता कि आप हमसे गलत हैं तो हम आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, बट भारत ही हमेशा ये कहता है कि आपका जो विरोध है उस एक सम्मान की भाषा में होना चाहिए, भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। ये टेस्ट ड्राइव और ये सारी चीजें जो सब मामला चल रहा है, ये थोड़ा सा भाषा की मर्यादा और इन सब चीजों का उल्लंघन है। इस तरह की लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। आप विरोध करें, भारत उसका पूरा स्वागत करता है, लेकिन एक सम्मान की तरह, उसमें भाषा की मर्यादा होनी ही होनी चाहिए। तो लिव इन वाला ये मुद्दा था जिस पे ये सारी बातचीत हमारी हो रही थी कि क्या चीजें होनी चाहिए और क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, जो दो मुद्दे थे, दोनों पे मैंने आपसे बात कर ली। बात क्या कर ली? एक तो पॉलीगैमी, मोनोगैमी, ये क्या है, एक व्यक्ति के एक से ज्यादा अफेयर्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, और दूसरा ये लिव इन वाला मामला। इसी वजह से एक मामला ये चल जाता है कि लिव इन इसलिए है कि पता चल जाता है पहले, अगर आप किसी व्यक्ति को ठीक से जानना है तो कुछ तो समय मुझे उसके साथ बिताना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक बड़े अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर डेविड बुश, उन्होंने बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी है, द एवोल्यूशन ऑफ डिजायर, एक उनकी बुक है, और दूसरी है व्हाई मेन बिहेव बैडली, और भी कई उनकी पुस्तकें हैं। और उन्होंने किया क्या? उन्होंने किया ये कि 37 डिफरेंट कल्चर्स को, उनकी कल्चरल स्टडीज करी और उससे फाइंडिंग्स निकाली कि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को चूज करने में या मेट पार्टनर चूज करने में कोई व्यक्ति क्या क्या चीजें देखता है, क्या क्या नई चीजें देखता है। तो उसी में एक चीज जो लोग हमेशा बोलते हैं कि ये चीज देखना है कि हमारी कंपैटिबिलिटी ये है भी कि नहीं आपस में, ये एक दिन में पता करने वाली बात है नहीं। जैसे अब मान लीजिए एक लड़का और एक लड़की आपस में मिले, किसी कैफे या कॉफी शॉप कहीं भी मिल गए, दोनों तैयार होके आए हैं ठीक से, बहुत ही, और दोनों परम झूठ बोल रहे हैं एक दूसरे को लेकर, कोई बड़ी सच्चाई वाली बातें नहीं हो रही। एक क्यूरेटेड एनवायरनमेंट है, फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, उन सब पे एक आर्टिफिशियल बिहेवियर है, उनका स्क्रिप्टेड बिहेवियर है, उसको लेके बिहेव कर। अब इनका जो तर्क है कि कैसे पता कर ले कोई व्यक्ति सही है या नहीं। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति से आपको परिचय अगर होना है तो थोड़ा सा लंबा समय तो उसके साथ गुजारना ही पड़ेगा। अब ये व्यक्ति जो बड़ा कूल और ये सारी चीजें बन रहा है, कोई अगर एंग्जियस सिचुएशन आती है, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, तब ये कैसा रिएक्ट करता है? ये जब गुस्से में होता है तब ये कैसा रिएक्ट करता है? क्या ये उस समय पता चल जाएगा? उसके लिए एक प्रोसेस तो चाहिए, एक लंबा समय तो चाहिए ही चाहिए, जिसकी ये वकालत करते हैं लिव इन वाले कि हम ये सारी चीजें चेक करना चाहते हैं ताकि उस व्यक्ति के साथ हमें पूरे जीवन रहना है, और अगर पूरे जीवन रहना है तो कम से कम उस व्यक्ति को ठीक से जान तो सके। हालांकि उन बुक्स में और भी उन्होंने कई तरीके बताए हैं
फिडिलिटी और इनफिडिलिटी, खैर उन पर अभी हम यहाँ पर नहीं जाएंगे, वो तो बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा, क्लास भी बहुत लंबी हो जाएगी। मेरे ख्याल से इतना रहने देते हैं, क्योंकि इस पर और ज़्यादा बात करेंगे तो क्लास और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और मेरा उद्देश्य खाली इतना था कि एक ग्राउंड आपको दे दूं जो आप जिससे आप सोचना स्टार्ट करें। मैं कोई कंक्लूजन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ कि कौन सही था या कौन गलत था, मैंने सिर्फ उसके पीछे के कॉज एंड इफेक्ट की पूरी चेन आपको बता दी, उसके सोशो एंथ्रो और न्यूरो, ये इसके जो पर्सपेक्टिव उन पर हमने बात कर ली। अब मैं ये चाहता हूं कि आप इस पर सोचें, आप इस पर अपने दिमाग लड़ाएं और ये सोचें कि क्या अच्छी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती हैं। फिलहाल अब इतना ही रखते हैं, क्लास को बहुत लंबी हो गई मेरे ख्याल से। धन्यवाद आज के लिए।